Firdos madam, they help us me a lot, and thank you so much Agas Foundation and Kanuni Salakar who have given me an opportunity. Unfortunately, my laptop was not working and the lapel mic and all whatever I had was not working properly. So finally, I'll have to switch to the mobile phone to go on. Let me start. As you all know, that today's topic is identifying a fake news and what are the legal actions. I believe many of the participants are my students and friends, and a few are my mentors and teachers also. So let me speak in Hindi also. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मौका दिया और मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, एक 8-10 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं आज की सेशन के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो फेक न्यूज़ है ये ऑल ऑफ अ सडन पहले दिन से नहीं आया, किसी के जहन में आया कि चलो झूठ फैलाते और फैलता चला गया। इसकी शुरुआत हमेशा की तरह वेस्ट से हुई है और इसको येलो जर्नलिज्म कहते हैं, मास मीडिया की लाइन में इसे येलो जर्नलिज्म कहते हैं। येलो जर्नलिज्म दरअसल पहले शुरुआत में ऐसा था कि जो खबर देता था उससे कुछ पैसे मिलते थे और उस पैसे से खबर मिलती थी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे जो ब्रिटिश की रानी है क्वीन एलिजाबेथ, वो एक एग्जांपल है कि उनके जो घर के बटलर थे, जो काम करने वाले जितने भी मुलाजिम थे, इन लोगों को बहुत सारे बड़े बड़े अखबार वाले पैसे देते ताकि घर के अंदर क्या चल रहा है, क्वीन एलिजाबेथ क्या पहन रही है, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती चली जाए। और ये अखबारों में बहुत हॉट केक्स की तरह बिकती थी कि बकिंगहैम पैलेस जो रानी का महल है उसके अंदर क्या चल रहा है, ये सारी चीजें यहाँ से शुरुआत हुई। इसके बाद मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ पैसा मिले और हो जाए। कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भी जर्नलिस्ट या फोटो जर्नलिस्ट जो होते थे, फोटोग्राफर होते थे, इन्होंने भी काफी सारी बदमाशियां की है। अमेरिका का एक वाकया मेरे सामने आता है कि बिल क्लिंटन बहुत फेमस प्रेसिडेंट रहे हैं। ये एक बार अपने प्रेसिडेंट हाउस से निकलकर एक ग्राउंड में जॉगिंग कर रहे थे, जैसे सुबह सुबह वॉक पे निकलते हैं। इंडिया में तो सारे पॉलिटिशियंस Z4 सिक्योरिटी लेके निकलते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में ऐसा नहीं है। तो जब वो सुबह सुबह निकले थे एक बार, सुबह सुबह जब वो वॉक पर निकले थे तो एक फादर भी थे, एक चर्च के पादरी थे जो उनके साथ में थे, और अचानक से एक हवा सी आई और फादर की जो हैट होती है, जो टोपी होती है, वो बाजू वाले पॉन्ड में जो पानी का छोटा सा फव्वारा होता है उसमें गिर गई थी। और ये जो प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन वो मौजूद थे वहां पर। तो उन्होंने उस फादर को कहा कि मैं आपको हेल्प करता हूँ, मैं आपकी कैप निकाल के देता हूँ। और बदकिस्मती से एक फोटोग्राफर, एक फोटो जर्नलिस्ट वहां पर उस गार्डन में, उस पर्टिकुलर पार्क में मौजूद था। और जब बिल क्लिंटन पानी में उतर कर वो कैप लिए तो उस पर्टिकुलर सीन का आप सोच सकते हो कि छोटे से पॉन्ड में अगर एक कैप गिरी हो तो उसे बिल क्लिंटन पॉन्ड में उतरकर उन्होंने उस फादर के लिए, क्योंकि जैसे हम सोचते हैं कि मंदिरों के पंडित या मस्जिदों के मौलानाओं की मदद करना एक बहुत बड़ा अ, नेकी का काम है, उसी अंदाज से बिल क्लिंटन ने भी सोचा था। और जब उन्होंने पानी में उतरकर वो कैप ली तो उस वक्त वो फोटो जर्नलिस्ट ने क्रिएटिव फोटो निकाल लिया। और फोटो निकालने के बाद अगले दिन अखबार की एक हेडलाइन बनी, मैं अखबार का नाम नहीं लूंगा, एक अखबार की हेडलाइन बनी कि बिल क्लिंटन कांट स्विम, बिल क्लिंटन को तैरना नहीं आता। वो इतना क्लोज पोज लिया था कि पूरे पानी में कमर तक बिल क्लिंटन था और वो कैप पकड़ा हुआ था, पानी से ले रहे थे। तो उन्होंने इस अंदाज से फोटोग्राफी की कि बिल क्लिंटन को तैरना नहीं आता, और उस दिन वो अखबार की एक्स्ट्रा कॉपी छापनी पड़ी थी। तो ऐसे कई बार होता है कि खुफिया चीजें या ऐसी चीजें जो पब्लिक लाइफ में आए तो बहुत हॉट केक की तरह बिकेगी। तो ये येलो जर्नलिज्म से शुरुआत हुई। अब हम लोग आते हैं और बात करते हैं फेक न्यूज की तरफ से। फेक न्यूज दरअसल बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स, मास मीडिया के बहुत बड़े बड़े थियोरिस्ट ने बताया है कि किस अंदाज से झूठ को फैलाया जाता है और किस अंदाज से एक के बाद एक के बाद एक के बाद सीरीज ऑफ चीजें बनाई जाती है ताकि लोगों का जो जहन है वो बदल जाए। तो मैं आपको एक थियोरी का नाम बताना चाहूंगा। बहुत अच्छा होगा अगर जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो एक पेन और पेपर अपने हाथ में रख ले, या कोई ऐसा नोट पैड जहां पर ये चीजें लिख कर रखे। मुझे मेरी बहन फिरदौस इसाफ ने कहा था कि मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाऊं और ऑल।
लेकिन मैं इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकली सेवी हूं नहीं। आज भी अगर कभी कुछ लिखना होता है तो मैं सबसे पहले पेन और पेपर ही लेकर शुरू करता हूँ, फिर उसे टाइप करता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पेन और पेपर ग्रैब कर ले, ये कहीं पर आप इसकी नोट मेक कर सकते हैं। एजेंडा सेटिंग नाम की एक थियोरी है, यूनाइटेड स्टेट्स की है, जो पूरे वर्ल्ड ओवर अक्लेम्ड है। मतलब आप देख सकते हो कि एजेंडा सेटिंग किस अंदाज से बड़े बड़े मीडिया हाउसेस या पावरफुल बिजनेसमैन या कुछ अच्छे पावरफुल पॉलिटिशियंस मिलकर पूरे की पूरी एजेंडा बना देते हैं, और एजेंडे के हिसाब से ही चलता है कि भाई लोगों को दिखाना यही है, चाहे जो भी हो जाए। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप लोग अगर थोड़ी देर के लिए कोई इंग्लिश अखबार अपने दिमाग में लाने की कोशिश करें, कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया। अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार देखते हैं तो उसमें बहुत सारे अलग अलग पेजेस होते हैं, और उसमें एक पेज होता है इंटरनेशनल, कि इंटरनेशनल न्यूज जो है, ये फॉरेन कंट्रीज की जो न्यूज है, इंटरनेशनल पेज अगर आप देखोगे तो आपको अगर इंटरनेशनल पेज पर 10 न्यूज नजर आएगी, तो 10 न्यूज में से 7 या 8 न्यूज सिर्फ 3 से 4 कंट्रीज की होगी। सबसे पहले है यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका, दूसरा है इंग्लैंड या यूके आप ले सकते हैं, तीसरा सबसे फेवरेट टॉपिक है पाकिस्तान, चौथा चाइना। ये 4 कंट्रीज ही है जिसकी मैक्सिमम आपको न्यूज मिलेगी। पूरा के पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जिसमें तकरीबन 20-25 कंट्रीज है, ये इंटरनेशनल न्यूज में नहीं आता। यूरोप के छोटे छोटे कंट्रीज ही इंटरनेशनल पेजेस में नहीं आते। गल्फ के अगर कोई नेगेटिव न्यूज रहे अरब की, तो वो हमारे इंटरनेशनल पेज में आ जाएगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल पेज को भी इस अंदाज से सेट किया गया है कि तुम्हारे और मेरे लिए सिर्फ 4 से 5 ही कंट्रीज मायने रखती है जब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता की, कि इंटरनेशनली कौन कौन सी न्यूज चल रही है, कौन कौन सी नहीं। एजेंडा सेटिंग थियरी मोटे तौर पर यही कहता है कि बड़े बड़े मीडिया हाउसेस जो है, ये एक एजेंडा सेट कर कर चलते हैं कि अखबारों में दिखाना क्या है, टीवी में दिखाना क्या है। हद तो ये भी हो जाती है कि लोग इंसानों की मौत से कंपेयर करते हैं। आज का जो टॉपिक है फेक न्यूज, उससे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूज वर्ल्ड में दरअसल चलता है क्या। ये एक अनऑफिशियल स्टेटमेंट है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर कोई एक अमेरिकन मरे एक बस दुर्घटना में या ट्रेन में या एक्सीडेंट में या बिल्डिंग से गिरकर या कोई भी ऐसी बीमारी से एक अमेरिकन अगर मरे, तो तकरीबन 20 अफ्रीकन मरने के बराबर हो जाता है। 20 से 30 अफ्रीकन मरेंगे तब जाकर वो इंटरनेशनल न्यूज कवरेज हासिल कर पाएंगे, जितना कि एक अमेरिकन मरने पर होता है। और यही यही कंडीशन है कि भाई अगर 2 से 3 ब्रिटिशर या यूरोपियन मरे, तो कम से कम 50 से आसपास श्रीलंका या इंडिया के लोग मरने चाहिए, तो ही हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर आएंगे। ये बड़े लेवल पर ये बड़े लेवल पर एजेंडा सेटिंग चलती है, बड़े लेवल पर ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलता है। दूसरी थ्योरी है जो जिसके बारे में मैं आपको बताना था, वो प्रोपेगेंडा मॉडल ही है, काफी फेमस है, और ये वर्ड भी हमारे कंट्री में हाल फिलहाल में 2014 के बाद काफी फेमस हुआ है, प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा। तो प्रोपेगेंडा मॉडल नाम की एक थ्योरी है जिसको आप पढ़ सकते हैं। बहुत फेमस थ्योरिस्ट है नॉन चॉम्स्की, उन्होंने इस थ्योरी को दिया था, इनके साथ में एक बंदे और थे, और ये थ्योरी भी बहुत जबरदस्त थी। इन्होंने बताया कि झूठ इतनी बार बोल दिया जाता है, इतनी बार बोल दिया जाता है कि वो सच लगने लगे। जैसे कि बहुत फेमस वाकया है अमेरिका का 9/11 का। सन 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराया गया, तो उसके बाद वहां के प्रेसिडेंट जो थे जॉर्ज बुश, उन्होंने बोल दिया वॉर ऑन टेरर। ये 3 वर्ड्स थे जिन्होंने पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को चेंज कर दिया। वॉर ऑन टेरर, आतंक पर हमारा हमला, हम वॉर कर रहे हैं टेरर पर। और अफगानिस्तान पर उन्होंने अटैक कर दिया। अफगानिस्तान पर क्या मिला क्या नहीं मिला, आज 20 साल बाद आपको खुद पता है कि उन्होंने ट्रीटी साइन कर कर चले गए, और जो मिलना था ओसामा बिन लादेन जैसे बताया गया, वो पाकिस्तान में मिला। खैर, इसी अंदाज से अफगानिस्तान के बाद में एक प्रोपेगेंडा चलाया गया उस कंट्री के खिलाफ जो अमेरिका को इंटरनेशनल लेवल पर सरदर्द दे रहा था, वो था इराक। तो उसके खिलाफ फिर 3 वर्ड इस्तेमाल किए गए, WMD, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कई सारे जर्नलिस्ट लोगों ने जॉर्ज बुश को कहा
क्या आप बोल रहे हो इराक के पास न्यूक्लियर वेपन है? उसने कभी जवाब नहीं दिया। उसने बोला वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। उसने यूनाइटेड नेशन पे भी यही कहा, नेटो के सामने भी यही कहा कि हमें इराक पर हमला करना पड़ेगा क्योंकि इनके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। WMD, कई कई सारे प्रेस में, कई सारे टीवीज में, बड़े बड़े अखबारों में WMD वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन फेमस रहा। इराक पर हमला किया गया, एक अच्छा कंट्री बर्बाद कर दिया गया, और बाद में वो WMD का अता पता नहीं। प्रोपोगेंडा दरअसल कम क्रेडिबल चीजों को, इलेजिटिमेट चीजों को क्रॉस चेक किए बिना इतना बवाल खड़ा कर देना, इतना बवाल खड़ा कर देना कि लोगों को लगे यही सच है। और इंडिया में भले ये 50-50 साल पुरानी थियरीज हो, लेकिन अभी इंडिया में ये तमाम थियरीज उरूज पर है। इस थियरीज को मौजूदा हुकूमत और हुकूमत के साथ बड़े बड़े कॉरपोरेट्स बहुत बखूबी फॉलो कर रहे हैं। इस चीजों पे हमें ध्यान देना होगा। इसके आगे की बात करें तो ये तकलीफ हो क्यों रही है? फेक न्यूज कैसे चेक करना, लीगल एक्शन लेना कैसे, लेकिन ये फेक न्यूज आ क्यों रही है? इतनी झूठी खबरें इतनी कॉमन हो कैसे रही है? इसके पीछे वजह क्या है? मैं आपको बता दूं, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ओनरशिप। अगर मैं आपको बताऊं कि टाइम्स ऑफ इंडिया जो पूरा के पूरा टाइम्स ग्रुप है, ये एक फैमिली का है। जिस अंदाज से किसी के पेरेंट की, किसी के फादर की स्कूल होती है, किसी के फादर का कोई बिजनेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग, कपड़े की दुकान हो गई या कपड़ा बनाना हो गया, किसी की छोटी सी पान की दुकान होती है, उस अंदाज से एक फैमिली का न्यूज़पेपर और पब्लिकेशन का बिजनेस है। और उस फैमिली को मैनिपुलेट करना किसी को, सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं, 90% जो हमारे कंट्री के बड़े बड़े पब्लिकेशन और ब्रॉडकास्ट है, ये कुछ चुनिंदा इक्के दुक्के फैमिलीज के हाथ में। तो ये जहां जहां पावर देखते हैं, जहां जहां इकोनॉमी या पैसा देखते हैं, कमर्शियल इंटरेस्ट देखते हैं, ये वहां वहां अपने पब्लिकेशन को राउट करते हैं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए कहूं कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का मालिक हूं और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया बंद कर देता हूं, या इंडियन एक्सप्रेस का मैं मालिक हूं और मैंने इंडियन एक्सप्रेस बंद कर दी, भाई जैसे मेरी कपड़े की दुकान थी, मैंने बंद कर दी, ताला लगा दिया, मुझे नहीं बेचना है कपड़ा, वैसे मैंने न्यूज़पेपर भी बंद कर दिया। तो कल हमारे पास कोई सरकारी न्यूज़पेपर है क्या जो आपको इन्फॉर्मेशन दे, या कोई सरकारी चैनल है जो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दे? DD न्यूज है, आप पता है आपको, राज्यसभा टीवी और वो सारे चैनल्स है, आप खुद देखते हो उसके व्यूवरशिप कितने हैं। तो ये प्राइवेटली ओन्ड न्यूज़पेपर्स और न्यूज चैनल्स है ना, जो बहुत आसानी से मैनिपुलेट हो जाते हैं, ये सबसे बड़ी कमजोर कड़ी है जर्नलिज्म, पत्रकारिता, सहाफत जिसे कहते हैं, उसके कमजोर होने की। आप ये समझ लीजिए। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम जो है, जो स्लोली ग्रेजुअली हमारी कंट्री के जर्नलिज्म को वीक करता चला जा रहा है, वो है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। कुछ साल पहले की बात है कि उत्तर प्रदेश में पेप्सी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, पेप्सी कंपनी बड़ी फेमस है। तो उस वक्त पे एक फीमेल चीफ मिनिस्टर थी, तो उससे थोड़ा सा मैनिपुलेट कर कर उन्होंने गर्मी से पहले बहुत सारा पानी जो पेप्सी बनाने लगता है, वो पानी उन्होंने अपनी कंपनी में राउट कराया, अपनी कंपनी में हासिल करवाया, और उसकी वजह से तकरीबन 30-40 छोटे छोटे गांवों का पानी बंद हो गया था, और उस 30-40 गांव के लोग बड़े परेशान चल रहे थे, उनको पानी नहीं मिल रहा था, और कई लाख लोग थे जो बिना पानी के थे। लेकिन इसको कभी भी न्यूज कवरेज नहीं मिला, इसलिए कि बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, बड़े बड़े अखबार और बड़े बड़े टीवीज में इतना दम ही नहीं है कि वो पेप्सी के खिलाफ न्यूज डाले। क्यों? क्योंकि पेप्सी बहुत बड़ा एडवर्टाइजर है, बहुत बड़े एडवर्टाइजर्स में से एक है। तो ये सारी दुश्वारियां आती है, और एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू जिसके ऊपर पूरा के पूरा ये मीडिया का बंदरबाट चलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी अखबार, किसी भी चैनल्स के लिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है न्यूज सोर्सिंग का। अगर हम कोई एक बड़ा चैनल ले ले, कोई भी एक बड़ा चैनल, जैसे कि NDTV एक बड़ा चैनल है हिंदी, और उसका एक इंग्लिश चैनल है NDTV 24/7। अब ये इतना बड़ा चैनल होने के बावजूद भी देश के हर भाग में या एशिया के हर भाग में ये जर्नलिस्ट नहीं रख सकते, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि सब जगह पत्रकार रखे। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, श्रीलंका जो हमारा बहुत करीबी मुल्क है,
अगर हम बात करें एनडीटीवी की, तो एनडीटीवी का एक या दो जर्नलिस्ट वहां होगा, कोलंबो में, कैपिटल सिटी में, जो पूरे श्रीलंका को कवर कर रहा है। अब अगर कोलंबो के अलावा अगर आप देखें कि कैनेडी में या कहीं और शहर में कोई न्यूज होती है, तो वहां से कोलंबो से बैठकर जर्नलिस्ट कवर कर रहा है। उसी अंदाज से अफ्रीका के इतने सारे देश है, यूरोप के इतने सारे देश है, जापान है, ईस्ट एशिया की बहुत सारी कंट्रीज है, यहाँ पर जर्नलिस्ट नहीं होते। जो दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है ना, ठीक है, मेरी नजर में द इंडिपेंडेंट जो यूके से छपता है, वो एक बहुत बड़ा अखबार है, उसके भी पूरी दुनिया में जर्नलिस्ट मौजूद नहीं है। तो जो न्यूज सोर्स है ना, अखबार को जो न्यूज मिल रही है, ये कहां से मिल रही है, ये भी मायने रखता है। अब आपको बता दो कि पूरी दुनिया में जो जर्नलिज्म है, जो मीडिया है, उस पर भी 3 से 4 बड़े बड़े न्यूज एजेंसीज का गलबा है। There are only 3 to 4 very big news agencies who have covered the entire world, and they are the mover and shaker of international news. सबसे पहले है एसोसिएटेड प्रेस, जो यूनाइटेड स्टेट्स से चलती है, एसोसिएटेड प्रेस है। फ्रांस की एक बहुत बड़ी मशहूर एजेंसी है एएफपी, एजेंसी फ्रांस प्रेस। यूके की एक बहुत मशहूर है रॉयटर्स। ये ऐसी कुछ एजेंसीज है जिनकी पूरी दुनिया में न्यूज जर्नलिस्ट अवेलेबल है, और इन्होंने खास उसी के लिए रखा है। और ये लोग फोटोग्राफ्स और न्यूज को बेचते हैं। तो जितने भी न्यूज अखबार इंडिया में और दुनिया में मौजूद है, ये सारे उनके कस्टमर है। अब मैं आपको बता दूं कि रॉयटर्स क्योंकि इंग्लैंड से है, एपी एसोसिएटेड प्रेस क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स से है, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे, मतलब करना ही चाहिए कि वो अपने कंट्री के बारे में ज्यादा खिलाफ नहीं लिखेंगे, और दूसरे कंट्रीज जिनसे उनका पॉलिटिकल या फिर बिजनेस एंगल अच्छा नहीं है, उनके खिलाफ लिखेंगे। जैसे नॉर्थ कोरिया, आप ये सारे के सारे जितने भी मैंने एजेंसीज के नाम लिए हैं, इनमें एक एंटी कम्युनिस्ट फोबिया है। ये कम्युनिस्ट कंट्रीज के खिलाफ ही जहर उगलते हैं हमेशा। मैं कोई कम्युनिस्ट नहीं हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि ये लोग अपने मर्जी से न्यूज को फ्लो करते हैं। और ये 4-5 बड़े इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज और इंडिया में 4-5 बड़े न्यूज पब्लिकेशन या ब्रॉडकास्ट, ये इंडिविजुअल लोगों के हाथ में। कुछ पब्लिकेशन है जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसके शेयर्स अवेलेबल है और ये जॉइंट स्टॉक कंपनी के बेसिस पे चलता है। कुछ अखबारें हैं, लेकिन मेजरली जो हमारे कंट्री में अखबार है, मेजरली जो चैनल्स है, ये प्राइवेटली ओन बिजनेसमैन के हैं, जिससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अभी इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है, आपको पता ही होगा, उन्होंने एक बहुत बड़ा न्यूज 18 जो है उसे खरीदा, और वो अभी करंट गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके बिजनेस इंटरेस्ट है, तो वो उस अंदाज से चल रहा है। तो ये सारा के सारा प्रोपेगेंडा जो है, ये ओनरशिप, एडवर्टाइजमेंट, न्यूज सोर्सिंग के बीच पे फंसा हुआ है। ये सारे बड़े बड़े इश्यूज है जो सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया में चल रहे हैं। सच को सामने लाने के लिए लगभग सारे कंट्रीज में तकलीफें हो रही है। अब एडवर्ड स्नोडेन नाम का एक बहुत बड़ा विसल ब्लोअर था, जिसने अमेरिका की बहुत सारी विकीलीक्स वगैरह बताया था, बहुत सारे सीक्रेट्स उन्होंने बताए थे। उस बेचारे के साथ क्या हुआ आप खुद जानते हैं कि किस अंदाज से उसे एस्लम में रहना पड़ा और किस अंदाज से उसे कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा। तो जो जो फैक्ट दिखाने की कोशिश करता है या हकीकत दिखाने की कोशिश करता है, उस पर इतनी सारी तकलीफें आती ही है। अब ये सारे प्रॉब्लम है। फिलहाल अगर आप एक लोकल चैनल देखें, कोई भी आपके मोहल्ले, आपकी गली में अगर कोई छोटा सा यूट्यूब चैनल या अखबार चल रहा है, या कहीं इंडिया का बहुत बड़ा पेपर या बहुत बड़ा चैनल, इन सब में एक चीज कॉमन आपको नजर आएगी, सब चाहते हैं कि कुछ सेंसेशन क्रिएट करें, कुछ ऐसा बड़ा क्रिएट करें जिससे सारे लोग उसको खरीदे, सारे लोग उसको देखने लगे। ये जो सेंसेशनलिज्म है ना, धमाका, ठीक है, कि लोग देखे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और ये सेंसेशनलिज्म ही बिक रहा है। अभी न्यूज वैल्यू नहीं रही, अब लोग न्यूज नहीं देखना चाहते, लोग सिर्फ सेंसेशन देखना चाहते हैं, सिर्फ मजे आने चाहिए, ये मामला चल रहा है। और अखबार वाले हो या टीवी चैनल वाले हो, ये भी पूरी कोशिश करते हैं कि जिस अंदाज से कस्टमर का टेस्ट है उसी अंदाज से हम लोग काम करें। ये एग्जाम्पल बड़ा अजीब लगेगा आप लोगों को, लेकिन अगर आप एक चाइनीज रेस्टोरेंट में जाए और उसने अगर एक डिश बनाकर आपको खिलाई और आपको स्पाइसी कम लगा,
तो आप नेक्स्ट टाइम शायद नहीं जाएंगे, या उसे बोलेंगे कि थोड़ा स्पाइस ऐड कर, मुझे जो पसंद है वैसा रख। इसी अंदाज से आज की बदकिस्मती से आज के बड़े बड़े चैनल्स और बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स भी सेंसेशन पर ही बिलीव करते हैं, ना कि ट्रू जर्नलिज्म पर। एकदम सिंपल सा हिसाब है, हमारा जो कंट्री है ये एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। हमें पहली में ही सिखा दिया गया था कि हमारे देश का बेसिक ऑक्यूपेशन, बेसिक काम जो है वो खेती करना है। और आप सुबह से लेकर रात तक के बैठ जाए टीवी पर, या आप 10 दिन अखबार देख ले, इसमें कितने एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज आती है, आप खुद देख ले। अरे हमारी इकोनॉमी 40 तक का उस पर है और उसके बारे में कोई जिक्र नहीं। आप देखोगे क्राइम की स्टोरीज, आप देखोगे पॉलिटिकल स्टोरीज, आप देखोगे सेलिब्रिटीज, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स। एग्रीकल्चर आपको बहुत कम दिखेगा। कुछ सिलेक्टेड बिजनेस चैनल्स पर दिखेंगे, लेकिन मेजरली एग्रीकल्चर को इग्नोर कर दिया गया, बावजूद इसके कि हमारी मैक्सिमम जो इनकम है, मैक्सिमम जो हमारा रेवेन्यू और ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर। तो ये फिलहाल सेंसेशनलिज्म जो दौर चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, उसके वजह से हो रहा है। अब आते हैं हमारे असली जहर के ऊपर, जो स्लोली ग्रेजुअली हमारे देश का जो अमन और सुकून है, जो पीस और हार्मनी जिसे हम कहते हैं, उसको खाया चला जा रहा है, और वो है फेक न्यूज। फेक न्यूज बहुत डिस्टर्बिंग है, कम्युनल हार्मनी के लिए डेंजर साबित हो रहा है, नो डाउट। यहाँ तक कि 2019 में, पिछले साल मार्च के आसपास, फेसबुक जो है, फेसबुक ने तकरीबन 3 करोड़ के आसपास अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कर लिया था, उसने रिमूव कर दिया था 3 करोड़ के आसपास फेक अकाउंट्स को, जो हेटरेट फैला रहे थे या जो लोग सूटेबल नहीं थे। इसके अलावा ही 7 लाख के आसपास ट्विटर ने भी आईडीज को ब्लॉक कर दिया था, बंद करा दिया था, ट्विटर आईडीज जो उस पर थे। और मिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो बड़े बड़े सोशल प्लेटफॉर्म है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और बाकी के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं फेक न्यूज को रोकने के लिए और फैक्ट चेक करवाने के लिए, ताकि जो ये अमन और चैन और सुकून जो बना रहे। बावजूद इसके पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस है, या अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कोई पूछे, तो ऐसे लगता है कि वी आर जस्ट फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल। हम एक हारी हुई जंग लड़ रहे हैं, और ये हारी हुई जंग लड़ते चले जाएंगे तब तक जब तक कि कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव डिसीजन ना आ जाए गवर्नमेंट की तरफ से, या इसे इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाकर, जिस तरह से हम लोग क्लाइमेट चेंज के लिए लड़ते हैं, या जिस तरह से हम लोग कार्बन एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए लड़ते हैं, या इंटरनेशनल सेटलमेंट्स जो ऐसे होते हैं, उस अंदाज से फेक न्यूज को वर्ल्ड ओवर प्लेटफॉर्म पे लड़ना पड़ेगा, और बहुत बड़े लेवल पर लड़ना पड़ेगा। नहीं तो ये छोटे छोटे जो फाइट्स होते हैं गोरिल्ला वॉर तरह, ये कुछ काम नहीं आएगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। फिर भी अगर फेक न्यूज के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूं, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अखबार जो है, न्यूज़पेपर जो है हमारा, ये आज भी थोड़ा बहुत इज्जत रखता है, थोड़ी बहुत लेजिटिमेसी अखबारों में है। जो न्यूज़पेपर्स है इनमें थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड मेंटेन है कंपेयर टू न्यूज चैनल्स के। ब्रॉडकास्टिंग जो चैनल्स है, स्पेशली जो रीजनल हमारे मराठी, तेलुगु, गुजराती, हिंदी, इसमें जो क्रैप आ रहा है, इसमें जो कचरा आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इसके 24 घंटे चलाने की वजह से आ रहा है। थोड़ी देर के लिए आप भी अगर सोचेंगे कि आपको 24 घंटे ही कुछ ना कुछ ब्रेकिंग देना है, कुछ ना कुछ नया देना है, तो आपका भी दिमाग थोड़ी देर बाद काम करना बंद कर देगा, और फिर आप जो दिमाग में आए वो चीजें उठाते चले जाओगे कि पाताल में कैमरा था और किस अंदाज से उन्होंने बहुत सारी बेवकूफी, आपको पता है कि किस अंदाज से टीवी पे चलता है, वो भी प्राइम टाइम शो पर, और बहुत सारी फेक और बहुत सारी चीजें डिसहार्टनिंग, दिल को तोड़ने वाली लगती है, ये चीजें है। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे टीवी प्रेस को और न्यूज़पेपर प्रेस को, तो न्यूज़पेपर प्रेस में अभी भी स्टैंडर्ड मेंटेन है, पहली बात। दूसरी बात, टीवी और डिजिटल को अगर आप कवर करोगे, दोनों को कंपेयर करोगे कि भाई सोशल मीडिया जो है या इंटरनेट जो वेबसाइट्स है, तो आपको टीवी थोड़ा ठीक लगेगा, इंटरनेट की तो हालत ही बहुत ज्यादा खराब है। आते हैं, देखते हैं कि हम लोग फेक न्यूज को किस तरह से देखें, किस तरह से आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले देखिए, सोशल मीडिया पे जो हमको आता है, आपको कोई स्टोरी आएगी कि देखो आज से 1300 साल पहले मुगल में एक बादशाह, मुगल साम्राज्य का एक बादशाह था,
उसने ऐसे ऐसे किया और उसने कई सारे हिंदुओं को मार दिया और कई सारे मंदिरों को तोड़ दिया, एक पूरा पैराग्राफ आएगा और आपको नीचे किसी का भी नाम दिखेगा कि डॉक्टर सो एंड सो, ये मेरा मोबाइल नंबर है और इन्होंने स्टडी की है। अगर कोई लिंक नहीं आ रहा हो, आप देख रहे हो कि व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर आपको मैसेज आता है जिसमें कोई लिंक नहीं दिख रहा है, कोई न्यूज चैनल्स का, किसी न्यूज़पेपर का लिंक नजर नहीं आ रहा हो, कोई यूट्यूब चैनल का लिंक नजर नहीं आ रहा हो, तो आप ये समझ लेना कि वो इलेजिटिमेट है। आप क्लियरली समझ लीजिए कि वो बराबर नहीं है, वो फेक है। सबसे पहली चीज कि उसमें लिंक होना बहुत जरूरी है कि भाई यार ये तूने लाया कहाँ से, ये जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो कि 500 साल पहले एक मस्जिद तोड़ी गई थी और 700 साल पहले एक मंदिर तोड़ी गई थी, या फिर किसी बिजनेसमैन के ऊपर होगा कि बाबा, जैसे अभी हाल ही में एक बहुत फेमस चीजें आ गई थी कि किसी चॉकलेट में कीड़े मिल रहे थे, बहुत फेमस ब्रांड था, तो बताया जा रहा था कि भाई ये चॉकलेट खाना बंद करो, इसके पैकेट में ही कीड़े मिल रहे हैं और ये बहुत खराब क्वालिटी की प्रोडक्ट बना रहा है और ये मैसेज आगे फॉरवर्ड करो आप और इंडिया की जान बचाओ, सेहत बचाओ। बहुत बड़ा चॉकलेट का ब्रांड है, तो उसके खिलाफ कुछ आया हुआ था। तो ना उसके आगे पीछे कुछ होता नहीं है। आप ये समझ लीजिए आप ये समझ लीजिए कि इसके करने की साजिश अपोजिशन वालों की होती है। अगर एक चॉकलेट ब्रांड के खिलाफ कोई मैसेज आ रहा हो तो जाहिर बात है कि दूसरे चॉकलेट ब्रांड जो उसके अपोजिशन में है वो चाहते हैं कि ऐसे प्रोपोगेंडा, ऐसे ऐसी चीजें प्रोपोगेट हो और सोशल मीडिया पर चले। तो फेक न्यूज चेक करने की सबसे पहला जो स्टेप है, देयर हैज टू बी ए लिंक। अगर व्हाट्सएप, फेसबुक पर या ट्विटर पर या कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको न्यूज आती है या इंफॉर्मेशन आती है तो पहले वो लिंक आनी चाहिए। और अगर लिंक नहीं आ रही है और आप चाहते हो कि देखे उस न्यूज को कि वो सही है या गलत, जैसे मैं मुंब्रा में रहता हूं और मैंने किसी को भेज दिया कि मुंब्रा में कल 24 मई को 15 पेशेंट्स कोविड के मिले, कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स मिले और ठाणे डिस्ट्रिक्ट में 100 पेशेंट्स मिले। आप दुआ करें, प्रे करें ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से प्रार्थना करें कि ठाणे डिस्ट्रिक्ट अच्छे से रहे। मैंने ये न्यूज भेज दिया। अब ये कितनी जीन्युइन है और कितनी फेक है, आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि यार इस पे तो कोई लिंक नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कीवर्ड्स ले सकते हैं। आप कीवर्ड्स में कैसे लेंगे, इस न्यूज में जो इन्फॉर्मेशन आपको आई, आप ठाणे कोविड-19 100 पेशेंट्स गूगल पे सर्च कर दिया। आप गूगल पे गए और जो भी न्यूज, जो भी पैराग्राफ मैंने आपको भेजा, आपने उसको गूगल पे सर्च कर दिया, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे जो भी न्यूज़पेपर्स, न्यूज चैनल्स ने इसे कवर किया, उसके वेबसाइट्स के लिंक पॉप आउट हो जाएगी। और अगर पॉप आउट हुए, अखबारों ने कवर किया है कि ठाणे डिस्ट्रिक्ट में 100 पेशेंट्स आए थे या नहीं आए थे, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये जेन्युइन है या फेक है। बहुत सिंपल है। जो भी न्यूज आपको आती है, जो भी न्यूज आती है आपको, आप वो सारी न्यूज चेक कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक बार एक न्यूज आई थी, बड़ी फेमस न्यूज थी, जो आईटी सेल है रूलिंग पार्टी का, उन्होंने चलाया था और मुझे भी यकीन हुआ था, तो मैंने भी 2 जगह गलती से फॉरवर्ड कर दी थी क्योंकि थोड़ा सा प्राउड मुझे भी लग रहा था। और उसमें न्यूज ऐसी थी कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनको बेस्ट पीएम का अवार्ड दिया है यूनेस्को ने। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक सिस्टर ब्रांच है यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को ने। तो मुझे भी लगा कि वाह, इतने सारे प्राइम मिनिस्टर्स है कंट्री में, दुनिया में, और हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को तो मैंने मेरे कॉलेज फ्रेंड्स के ग्रुप में डाल दिया। तो एक फ्रेंड था जो उसके खिलाफ सोच रखता था, ही वाज नॉट सपोर्टिंग द प्राइम मिनिस्टर, तो उसने उसे क्रॉस चेक कर बता दिया कि ये फेक न्यूज वायरल हो रही है और ये फेक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब मैंने क्रॉस चेक किया तो पता चला कि बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं था। ये पिछले साल की बात है। तो ऐसे आप भी कर सकते हो, बहुत सिंपल है। अगर लिंक नहीं है तो आप कीवर्ड्स ले लिए, गूगल पे सर्च मार दिए, सबसे पहले। दूसरा है फोटोशॉप। कई सारी इमेजेस आपको आती है, पुरानी पुरानी इमेजेस आ जाएगी, या कोई बहुत बड़े फैमिली की कुछ गलत काम करते हुए इमेज आ जाएगी। जिसको भी बदनाम करना है ना, जिस इंसान को, जिस कम्युनिटी को, किसी धर्म को या किसी जाति को या किसी इलाके को बदनाम करना है ना, तो बहुत सारी बार फोटोशॉप किया हुआ, मॉर्फ किया हुआ इमेज भी चलता है और आपको पहली बार देखकर लगेगा कि ये इमेज असली है, नकली नहीं है।
और ये इमेज हकीकतन ऐसे ही रहा होगा। तो मैं कुछ वेबसाइट्स की लिंक आपको बता देता हूँ। उस वेबसाइट पर अगर आप जाके चेक करेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाए। images.google.com, google.com तो हमारा है, उसके पहले बस आपको इमेजेस लिखना है, IMAGES, images.google.com। आप इस वेबसाइट पे जाओगे और जो इमेज आपको आई हुई है वो इमेज आप डालकर देखोगे तो आपको क्लियरली पूरा मिल जाएगा कि ये इमेज ओरिजिनल है या फेक है। इसके अलावा एक और वेबसाइट है कंट्रोल क्यू बोलकर, CTRL, कंट्रोल CTRL क्यू, क्यू एज अ क्वीन, CTRLQ.com। ये भी एक वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, मैं तो बताऊंगा आपको। इस पर भी सारे के सारे मॉर्फ या फोटोशॉप किए हुए इमेजेस या असली है या फेक है, ये सारी की सारी मालूमात आपको मिल जाती है। तो आप इससे भी फेक इमेज भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। फेक न्यूज के साथ साथ में आपको फेक इमेजेस की ये इमेज फोटोशॉप की हुई है असली है। जैसे कई बार अभी हाल ही में जो तबलीग की जमात को लेकर एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ था कि कोई बूढ़ा आदमी है वो फ्रूट्स पे अपना बोलते ना अपना थूक लगाकर वो बेच रहा है, स्पिट कर रहा है और वो सब कर रहा है। इसके अलावा किसी जमात के बंदे ने किसी पुलिस वाले पर स्पिट कर दिया। ये सारे वीडियोस और ये सारे चीजें फेक निकली बाद में, और ये सारी चीजें पुरानी थी या इसके अलावा अनरिलेटेड थी, उस वक्त की नहीं थी। तो ये सारी चीजें ला ला कर एक प्रोपोगेंडा, जिससे मैंने बताया था, प्रोपोगेंडा मॉडल के तहत बस झूठ इतनी बार बोल दो कि सामने वालों को सच लगने लगे, और ऐसा होता है। इसके अलावा फेक आर्टिकल्स जो होते हैं, एक बार तो न्यूज आ गई बिना लिंक के, इमेज का हो गया कि आपको images.google.com पे जाना है या controlq.com पे जाना है। इसके अलावा फेक आर्टिकल्स जो होते हैं, कभी कभी आपको लिंक भी आती है, लिंक के साथ में आप देखते हो न्यूज और आपको पूरा के पूरा लिंक दिखता है कि ये लिंक किया हुआ है। तो आप जब लिंक देखते हो तो आप लिंक पे जाके जब चेक करोगे तो आप देखिए कि क्या वो वेबसाइट कोई बड़े पब्लिकेशन की है क्या, जैसे द एशियन एज, जैसे इंडिया टुडे, जैसे इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं जहां पर उनके खुद के वेबसाइट्स है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग चीजें हैं जहां पर जिसके बारे में मतलब आप चेक कर सकते हैं। अगर कभी कई बार ऐसा होता है, फेक वेबसाइट्स मैंने देखा है, मैंने एक फेक वेबसाइट लिख के रखा है bbcnewspoint.com। अब बीबीसी जो है ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये भी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चैनल एक बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बड़ा वेबसाइट है उनका। लेकिन बीबीसी न्यूज पॉइंट बोलकर एक वेबसाइट है, आपको चाहिए तो टाइम पास के लिए आप विजिट करके देख सकते हैं bbcnewspoint.com। उस पर बहुत सारे फेक आर्टिकल्स है। तो आपको ये क्लियर देखना होगा कि जो न्यूज लिंक आप देख रहे हो ये जेन्युइन पब्लिकेशन की है क्या, टाइम्स ऑफ इंडिया की है क्या, द एशियन एज की है क्या, द हिंदू की है क्या, ठीक है, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर की है क्या। अगर इसकी नहीं है और कोई लोकल चैनल की दिख रही है या ऐसी कोई वेबसाइट की लिंक दिख रही है तो आप समझ जाना कि ये अनक्रेडिटेबल है, मतलब इस पे क्रेडिट नहीं रख सकते आप, भरोसा नहीं कर सकते आप, और आप इसे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट आपको रिपोर्ट करना चाहिए। अभी सारे एप्लीकेशंस, सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस ने रिपोर्ट का ऑप्शन दिया है, मैक्सिमम रिपोर्ट करेंगे तो वो तुरंत रिमूव हो जाता है। इसके अलावा दैनिक भारत .org नाम की है, दैनिक भारत, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर एक बहुत बड़ा ग्रुप है, तो उनका एक है दैनिक भारत .org। ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट से बनाया हुआ है, तो उसमें भी बहुत सारी फेक न्यूज आती है और बहुत सारी अब किसी एक कम्युनिटी, किसी एक जाति के लोगों के ऊपर अटैक किया जाता है, दैनिक भारत .org। तो ये भी एक फेक प्लेटफॉर्म है, आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो लगते सिमिलर है। आपको याद होगा कि बचपन में आपने अगर पार्ले जी बिस्किट ली होगी तो कई बार आपको पार्ले जी की जगह पार्ले डी हाथ में आ गया होगा और आप देखते हो कि अरे तो फेक है, दिख तो सेम रहा है। कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट दिखता सेम है लेकिन वो होता नहीं। उसी अंदाज से न्यूज वेबसाइट्स, न्यूज पोर्टल्स भी है। अब अगर वापस से मैं आपको बता दूं तो सबसे पहले आप देखिए कि न्यूज कहां से आया हुआ है। फेक न्यूज के लिए कभी भी हेडलाइन पर बिलीव मत कीजिए, कभी भी हेडलाइन पर बिलीव मत करना। आपको पूरी न्यूज और पूरे कंटेंट देखना होगा, पूरा जो कंटेंट लिखा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि मैंने हेडलाइन देख ली, हाँ बस मुझे समझ में आ गया कि पूरा के पूरा न्यूज क्या है। इसके अलावा डेट देखिए, जैसे अभी बीच में लॉकडाउन से पहले एनआरसी और एनपीआर का बड़ा मामला चल रहा था, तो एक न्यूज
लिंक बहुत वायरल हो रही थी कि बीजेपी का एक वर्कर है मध्य प्रदेश का, वो पाकिस्तान की जो आईएसआई एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है, उसके लिए काम करता हुआ पकड़ा गया। उसके लिए काम करता हुआ पकड़ा गया। ये न्यूज चलने लग गई। 2020 जनवरी फरवरी की बात कर रहा हूं मैं। मैंने भी देखा। मैंने बोला ओ, जब मैंने उसे क्लिक किया तो वो न्यूज निकली 2017 की। तो आप ये समझ लीजिए कि ये न्यूज उस वक्त की जेन्युइन थी। 2017 में ऐसा हुआ था, लेकिन अब 2020 में शायद वो फेक हो रही है। इसका मतलब अब इस्तेमाल करना कोई जरूरी नहीं था। तो आपको डेट, टाइम, कब हुआ, उसका डिस्क्रिप्शन देखना होगा। और आपको ये चीज याद रखनी होगी कि अगर कोई न्यूज आर्टिकल बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा हो किसी चीज को, बहुत ज्यादा, तो आप उससे थोड़ा सा परहेज करें। अगर किसी एक पार्टी को, किसी एक पॉलिटिशियंस को, किसी एक बिजनेसमैन को या किसी एक कम्युनिटी को बहुत अप्रिशिएट कर रहा हो, या बहुत क्रिटिसाइज कर रहा हो, बहुत बुराई कर रहा हो, या बहुत तारीफ कर रहा हो, तो आपको समझना होगा कि ये पूरा सच नहीं है। आई डोंट नो कि मेरे टीचर जो है वो ज्वाइंट हुए या नहीं। प्रोफेसर श्रीधर नाइक मेरे मेंटर्स में से है। वो उन्होंने भी कहा था कि ज्वाइन करेंगे, मुझे सुनना चाहते हैं वो। उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे बताया था कि एक एग्जाम्पल हुए, मैं आपको कंटिन्यू बताता हूँ कि अगर आप इंडिया पाकिस्तान का जो डिस्प्यूट चलता है ना, तो आप इंडिया पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से जब इंडियन अखबारों में देखते हो या इंडियन टीवी चैनल्स में देखते हो, तो आपको लगता है कि यार हम ही सही है। अगर इंडिया और पाकिस्तान का कुछ क्रॉस बॉर्डर फायर हुआ और हमने न्यूज़पेपर देखा और मालूम पड़ा कि पाकिस्तान ने पहला अटैक किया, तो हमने उन्हें जवाब दिया और जवाब में हमने उनको 4 मारे, उन्होंने हमारे 2 मारे, एग्जाम्पल। तो आप देखकर इस पे बिलीव करते हो। लेकिन इंटरनेशनली इसे कैसे कवर किया गया, ये देखने के लिए आपको पाकिस्तानी अखबार भी देखने पड़ेंगे। आपको पाकिस्तान का, इस्लामाबाद का एक बहुत बड़ा द डाउन नाम का, DAWN द डाउन नाम का एक बहुत फेमस न्यूज़पेपर है इस्लामाबाद का, आपको वो भी देखना पड़ेगा कि उन्होंने कैसे कवर किया। अब आप जब उनको देखोगे तो वो कहेंगे कि इंडिया ने पहले अटैक किया था और हमने उनके 4 मारे और हमारे 2 मरे। तो अब इसमें सच कहां है? प्लीज समझने की कोशिश करें कि इंडिया के अखबार सच बोल रहे हैं या पाकिस्तान के अखबार सच बोल रहे हैं। हमारे 4 मरे या उनकी 4 मरे, हमारे 2 मरे या उनकी 2 मरे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अगर इस चीज को भी समझना है तो आप देखिए किसी तीसरे कंट्री का न्यूज कवरेज। देखिए CNN कैसे कवर करता है इसको, देखिए BBC या अल जजीरा कैसे कवर करता है इसको, और दूसरे तीसरे कंट्रीज इसको कैसे कवर करते हैं कि भाई BBC में क्या आया है, द इंडिपेंडेंट, लंदन का बहुत बड़ा पेपर है, उसमें कैसे आया हुआ है, द वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स ने कैसे कवर किया हुआ है। और इससे आपको पता चल जाएगा कि हुआ क्या था और हो क्या रहा है। कई बार ऐसे लगता है कि हमारे फेवर से, जाहिर बात है पेट्रोटिज्म बिल्कुल होना चाहिए, हमें हमारे देश पे और हमारे देश के तमाम चीजों पे पूरा फक्र है और गर्व होना ही चाहिए, कोई दो राय नहीं है। लेकिन सच जानने के तो हमें पूरा हक है ना। व्हाट इज द ट्रुथ, वेदर वी आर द विक्टिम्स or whether Pakistan was the victim, or whether they were the one who initiated the fire, or whether we were the one who initiated the fire. And after reading 2-3 different countries newspapers and their coverage, you will come to one conclusion. आप एक conclusion पर आ जाओगे कि असल में हुआ क्या था। और आप जब ये पढ़ोगे तो कहानी आपको कुछ नजर आएगी। थैंक यू सो मच प्रोफेसर श्रीधर नाइक, माय टीचर, हु हेल्प मी विद दिस एग्जांपल। और ये एग्जांपल आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वेबसाइट्स के अलावा आप देखो एक इंडिपेंडेंट ब्लॉग होते हैं। बहुत सारे फेमस लोग हैं, ब्लॉगर्स बन चुके हैं, जो अभी अपने अपने ब्लॉग्स बनाते हैं। फेक आर्टिकल्स के बाद मैं ब्लॉग्स की बात कर रहा हूँ। आपने ब्लॉग्स देखा होगा, बहुत सारे लोग जो ब्लॉग्स बनाते हैं और ब्लॉग्स पे ही डाल देते हैं। तो आप सबसे पहले तो अपना खुद का बायस मेंटेलिटी खत्म करें। अगर आपको लगता है कि कांग्रेस ने ये गलत किया है तो गलत किया है। अगर आपको लगता है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी ने ये डिसीजन गलत लिया है तो गलत लिया है। अगर आपको लगता है कि बीजेपी ये सही कर रही है तो सही कर रही है। अगर आपको लगता है शिवसेना ने ये गलत किया तो गलत किया। जो भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव लगता है आपको वैसा करना पड़ेगा। आप खुद को मेंटली बायस ना बनाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो ये ब्लॉग्स और वीलॉग्स आने लगे हैं, लोग यूट्यूब पर अपने वीलॉग्स बनाकर और ब्लॉग्स लिखना शुरू कर दिए और ये लोग खुद का ही लिंक डालते हैं। और इंडिविजुअल फ्रीलांसर होते हैं जो किसी एक मेंटालिटी की तरफ होते हैं, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक कम्युनिटी, किसी एक
रीजन की तरफ होते और वो अपने अपने हिसाब से लिखते चले जाते हैं, और जब हम उनको पढ़ते तो हमारी भी मेंटेलिटी उसी तरह से हो जाती है और हम लोग ही उनको फॉलो करने लग जाते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ में फेसबुक पर ये हो रहा है। फेसबुक पर ऐसे किसी एक बंदे ने मुझे टैग कर दिया था, सदगुरु जो योगी है, सदगुरु महाराज जो है, उनका एक वीडियो आया था, उनका डिस्कशन चल रहा था जावेद अख्तर और उनके बीच में। तो उसमें मैंने कुछ कमेंट किया। उस कमेंट करने के बाद इतने सारे लोगों ने मुझे टैग करना शुरू कर दिया। जब मैंने वो कंपैरिजन, जब उनका डिस्कशन चल रहा था, तो मुझे अच्छा लगा कि सदगुरु महाराज जो थे, उन्होंने जो योगी थे, लास्ट योगी बोलकर एक पेज है, तो मैंने उनको लिखा कि यार योगी बहुत रिलैक्सली बता रहे हैं, सदगुरु जो है वो बहुत आराम से बात कर रहे हैं, एंड आई लाइक द वे। और जब उन्होंने देखा कि एक मुस्लिम अकाउंट है और ये बंदा सदगुरु को प्रमोट कर रहा है, जावेद अख्तर के प्रमोट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें एक रिलीजियस फाइट शुरू हो गया था। तो उसके बाद से फिर मुझे इतने सारे वो सदगुरु के वीडियोस आने लगे, इतने सारे लोगों ने मुझे वो टैग कर और भेजना शुरू कर दिया कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब ऐसा हो गया कि आप स्टार्ट लविंग सदगुरु नाउ, ऐसा हो गया। और फिर मैंने सबको फटाफट ब्लॉक किया और अपने आप को अनटैग करना शुरू कर दिया। फिर सेटिंग में जाके, प्राइवेसी जाके, कि भाई मुझे कोई टैग ना करे। ये सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो आप अपना ओपिनियन जब रखते हो ना, तो आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा अपने ओपिनियन को लेकर, और ये बायस हटाना पड़ेगा, तब जाकर ये आप दूसरों के ब्लॉग्स और वीलॉग्स को खुलकर पढ़ सकते हो। मैं आपको बता दूं, अभी तो ट्विटर ने भी हाथ उठा दिया है। ट्विटर जो लोगों को, जिनकी आईडीज को वो अप्रूव करता है, जैसे इंडिया के बहुत सारे बड़े बड़े मिनिस्टर्स, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत बड़े बड़े यूनियन मिनिस्टर्स है, कंट्री के और स्टेट लेवल के मिनिस्टर्स है, ये लोग भी फेक न्यूज फॉरवर्ड करते हैं। और जब ट्विटर को कंप्लेन किया जाता है, तो इवन ट्विटर हैज इनटू प्रॉब्लम नाउ कि हमने इनको ऑफिशियल आईडी बना के दिया है, ये ऑफिशियल आईडीज है इनकी, और उसके बाद ये लोग हेट्रेड और फेक न्यूज स्प्रेड कर रहे हैं। तो अब जाकर ट्विटर ने थोड़ा सा रिगरस स्टेप लिया है, और ट्विटर अभी इनकी आईडीज को स्ट्रेट अवे रिमूव और ब्लॉक करने लगा है। हाल फिलहाल में इस हफ्ते 10 दिन में 2-3 लोगों के, 2 बड़े बड़े फेमस पर्सनालिटीज के आईडीज ब्लॉक हुए, आपको भी पता होगा इसके बारे में। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि आप देखते हो कि एक ऑफिशियल आईडी है किसी मिनिस्टर की, और उसने डाल दिया किसी धर्म के बारे में खिलाफ, तो आपको देख के लगेगा कि यार ये मिनिस्टर का ऑफिशियल आईडी है, झूठ नहीं होगा। लेकिन वो लोग भी फेक न्यूज फॉरवर्ड करते हुए पकड़े गए और उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां हो रही है। ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज जो मैंने देखी है, गूगल का फैक्ट चेक बोलकर एक टूल है। गूगल का फैक्ट चेक, आप गूगल पे जाओगे और गूगल फैक्ट चेक डालोगे ना, तो वो टूल को आएगा। वो भी बड़ा हेल्पफुल है न्यूज के बारे में और तमाम चीजों को लेकर, कि ये किस अंदाज से आप न्यूज को वेरीफाई कर सकते हो कि ये फेक है या सही है। अब फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स के ऊपर आते हैं। अगर आपको देखना है कि कौन से न्यूज ओरिजिनल है, जेन्युइन है, तो सबसे अच्छा अल्ट न्यूज देखा है मैंने, ALT अल्ट न्यूज। ये एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन भी देख सकते हो, उनके पेजेस है, उनका वेबसाइट है, आप जाकर उनको मतलब लाइक वगैरह करके फॉलो कर सकते हो। बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं ये लोग। जैसे जैसे देखो, एक अच्छी चीज होती है, ठीक है, जब जब दुनिया में फिरौन आता है ना, तो ईश्वर या अल्लाह की तरफ से मूसा भी भेजा जाता है, ठीक है। या एक और एग्जांपल, तो जैसे जैसे कंस, जो महाभारत की स्टोरी की, भाई जब मामा कंस जैसे दुष्ट लोग आते हैं, तो ऊपर वाला ईश्वर कृष्ण जैसे भगवान को भी भेजता है कि इसके खिलाफ तू लड़। जब जब बुराई छाती है दुनिया में, तो उसके लिए एक अच्छाई भी आती है। उसी अंदाज से हर बुराई के लिए एक अच्छाई यही है कि अल्ट न्यूज जैसे वेबसाइट्स ऊपर आए हैं। तो ALT ऑल्ट न्यूज है, ऑल्ट न्यूज आप सर्च मार सकते हो, और ये आपको क्लियरली बताते हैं, पूरा के पूरा क्लियरली बताते हैं कि कौन कौन सी वायरल हो रही है न्यूज जो फेक है, फेक न्यूज वायरल हो रही है, सबसे ज्यादा कौन सी हुई थी, आप भी क्रॉस चेक कर सकते हो। और आपको वो हेल्प करते हैं न्यूज को वेरीफाई करने के लिए, सिर्फ न्यूज नहीं, वीडियोस को भी। आपने देखा होगा अभी दिल्ली में जो राइट्स हुए थे, बहुत बहुत बदकिस्मती से, मतलब बहुत खराब लग रहा था देखकर कि हमारे कैपिटल कंट्री में, कैपिटल सिटी में भी ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो उस वक्त में बहुत सारे ऐसे वीडियोस आ गए थे जो किसी एक रिलीजन को इंस्टिगेट कर रहे थे। जैसे अगर मैं मुस्लिम हूँ, तो मैंने वो वीडियो देखा है 30 सेकंड या 1 मिनट का, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मुसलमानों को मारा जा रहा है। और अगर कोई मेरा दोस्त, मेरा भाई कोई हिंदू है, उससे एक ऐसा वीडियो आ रहा है 1 मिनट का, जिसमें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हिंदुओं को मारा जा रहा है।
तो उसका रिलीजन उसके इमोशन इंस्टिगेट होता है, मेरा रिलीजन मेरा इमोशन इंस्टिगेट होता है। लेकिन उस 1 मिनट के वीडियो के पहले और उसके बाद में क्या हुआ हमें नहीं पता। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि हमें सिर्फ 1 मिनट या 30 सेकंड में नहीं समझ पाएंगे कि वहां हुआ क्या या हो क्या रहा है, इसके लिए पूरा समझना पड़ेगा। लेकिन जो आईटी सेल वाले हैं, जो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज के आईटी सेल वाले हैं, जो चाहते हैं कि ऐसे रिलीजियस इम्बैलेंसेस हो पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, वो लोग कोशिश करते हैं कि ऐसी चीजें वो लोग कोशिश करते हैं कि ऐसी सारी चीजें वो प्रमोट करें, इंस्टिगेट करें ताकि चले। इसके अलावा मैं आपको एक और वेबसाइट बताता हूँ, SM होक्स स्लेयर बोलकर है। SM होक्स, मैं स्पेल कर देता हूँ, SMHOAX होक्स स्लेयर, SLAYER। SM होक्स स्लेयर है, ये भी बहुत अच्छा वेबसाइट है, बहुत अच्छा पोर्टल है। ये भी वर्ल्ड ओवर देखता है कि कौन कौन सी न्यूज फेक न्यूज चल रही है और कौन कौन सी अनकन्फर्म्ड या इलिजिटिमेट न्यूज है, गलत न्यूज है, या अब तक केस का पता नहीं चल पाया कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। तो बहुत सारे वीडियोस को, बहुत सारी इमेजेस को, बहुत सारी न्यूज को ऑल्ट न्यूज और SM होक्स लेयर जो है, ये दोनों हेल्प कर रहे हैं जो कवर करें। अभी आते हैं ब्रॉडकास्टिंग पर। मुझे डायरेक्टली नाम लेने में कोई शर्म नहीं है। ब्रॉडकास्टिंग में कुछ 4-5 चैनल्स है जो बहुत ज्यादा बायस है और खुलकर बायस हो चुके हैं। सबसे पहले है जी न्यूज, इंडिया टीवी, आज तक, न्यूज 18 और एबीपी। ये 4-5 चैनल्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा मतलब हेट को इंस्टिगेट कर रहे हैं या इररिलेवेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं। अगर आप इन सबके प्राइम टाइम शोज देखोगे, आप खुद से पर्सनल लेवल पर, आप कोई भी रिलीजन के हो, आप कहां पे भी रहते हो, आपको एक सिंपल सा टास्क मैं आपको देता हूं कि आज 24 मई है, आप सिर्फ 10 दिन, ओनली 10 डेज, 4 जून तक, 4 जून तक के सिर्फ 10 दिन इन चैनल्स को ऑब्जर्व करें और इनके प्राइम टाइम शो जो चलते हैं ना, रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, जो प्राइम टाइम शो बहुत बड़े बड़े नामों से चलाए जाते हैं, बड़े बड़े इनके जो सेलिब्रिटी, पता है सेलिब्रिटी जो न्यूज वाले हैं, न्यूज एंकर्स जिसे कहते हैं, इनको अगर आपको देखना है तो आप इनको देखिए कि ये कौन से टॉपिक्स को प्राइम टाइम पे लेकर आते हैं। एक बहुत अच्छे ब्लॉगर है ध्रुव राठी, उन्होंने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाया था इसी चैनल्स को लेकर और उन्होंने स्टडी की थी कि 50-50 एपिसोड्स उन्होंने देखे थे। तो जी न्यूज के 50 एपिसोड्स में से तकरीबन 20 एपिसोड्स पे सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान पर डिस्कस किया, 13 बार मुस्लिम्स और जमात वमात ऐसे सब चीजों पे डिस्कस किया। उसी अंदाज से इंडिया टीवी का भी हाल था, 50 में से 30 बार उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान पर डिस्कस किया प्राइम टाइम पर। इंडिया की अपनी खुद की दुनिया की तकलीफें है। अभी आप लोग सब इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आपको इतनी सारी टेक्नोलॉजिकली ग्लिचेस और प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप खुद सोच सकते हो कि टेक्नोलॉजिकली हमें कितना आगे जाना चाहिए। अब हम लोग 4G पर है, हमारे आसपास के डेवलपिंग मुल्क जो डेवलप हो रहे हैं वो 5G और 6G की तैयारी कर रहे हैं। तो छोटी छोटी चीजें जो कभी भी डिस्कस नहीं होती इनके प्राइम टाइम पर, और ये लोग प्रोपागेंडा मॉडल और एजेंडा सेटिंग के तहत बहुत प्यारे तरीके से चल रहे हैं। इनके ऊपर काम करना पड़ेगा। ये क्लियर है कि ये ऐसे चैनल्स हैं जिन पर हम लोग बहुत कम भरोसा कर सकते हैं, मतलब ये भरोसे के लायक ना के बराबर है, क्योंकि किसी एक क्षेत्र को, किसी एक रीजन को या किसी एक रिलीजन को, किसी धर्म को ये लोग बहुत ज्यादा अटैक करते हैं या बहुत ज्यादा टारगेट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा न्यूज़पेपर्स की मैं फिर से बात करता हूँ कि न्यूज़पेपर्स अभी भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन रखे हैं। न्यूज़पेपर की एक अच्छी बात जो मुझे पर्सनली लगती है वो है इनके फॉलो अप आर्टिकल्स। अगर आज कुछ होता है हमारे कंट्री में, कोई ऐसी न्यूज होती है, तो उसका फॉलो अप न्यूज़पेपर्स में आता है कि अगले दिन क्या हुआ, फिर उसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में क्या हुआ, ना कि मीडिया ट्रायल चलाया जाता है। जैसे बड़े बड़े टीवी चैनल्स में स्ट्रेट अवे मीडिया ट्रायल चलते हैं कि इसने ऐसे गलत किया, इसको सजा मिलनी चाहिए, एंड नेशन वांट्स टू नो, और ये सब चीजें जो चलती है बेवकूफी आप देखते हो। मैं रिपब्लिक का नाम कैसे नहीं लिया मुझे पता नहीं, रिपब्लिक भी एक बहुत बड़ा होक्स है, ठीक है। बट अगर किसी को पर्सनली वो पसंद है तो आई कैन नॉट हेल्प यू आउट, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं फेक न्यूज को लेकर कि वेबसाइट्स पर या सोशल मीडिया पर जो आता है उसके। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बात करें तो मैंने आपको बता देते कि ब्रॉडकास्टिंग पर क्या है, और न्यूज़पेपर्स में फेक न्यूज बहुत कम आती है, और जो लोकल अखबार है ये अपनी चलाने की, दाल रोटी चलाने के लिए करते हैं।
आगे बात करते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल। जितने भी लोग सुन रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों को ये तय करना होगा कि हाउ आई एम गोइंग टू यूज द इंटरनेट। इंटरनेट एक ऐसी उम्मीद की किरण है कि तमाम अखबार और ये तमाम गवर्नमेंट के खरीदे हुए भाड़े के चैनल्स, ये तमाम चीजों से हम लोग, इंटरनेट एक ऐसी चीज है जो हमें हेल्प करती है बिंदास, बेबाक के साथ में सच बोलने में और लोगों के सामने फैक्ट लाने में। आज का जो ये सेमिनार आगाज फाउंडेशन और कानूनी सलाहकार ने रखा है, ये इंटरनेट को पॉजिटिवली इस्तेमाल करने की बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हमें इंटरनेट इस अंदाज से पॉजिटिवली यूज करना पड़ेगा। कुछ बड़े बड़े जर्नलिस्ट है, जैसे रवीश कुमार है, प्रणब वाजपेयी है, विनोद दुआ है, ये सारे ऐसे लेजिटिमेट और बड़े बड़े लेजेंड्स है। हम जब मास मीडिया में पढ़ाई करते थे और इतने साल बाद, 10-10 साल बाद इंडस्ट्री में रहने के बाद भी आज भी हम लोग सोचते हैं, तो ये मतलब हम इतनी ज्यादा इज्जत करते हैं ऐसे जर्नलिस्ट। जैसे विनोद दुआ सर की बात की मैंने, इन लोगों ने अपनी पूरी लाइफ जर्नलिज्म को दी है और देश के डेवलपमेंट पर, देश के पॉलिटिक्स पर, देश के ज्योग्राफी पर इनका बहुत अच्छा स्टडी है। तो ऐसे लोग जो फैक्ट को सामने लाते हैं, ऐसे लोग जो बिना किसी डर के इंटरनेट का इस्तेमाल कर कर अपने चैनल्स के थ्रू सच को ला रहे हैं, तो हमें इनको प्रमोट करना पड़ेगा। आगे मैंने एक ऐसा पॉइंट लिख के रखा है कि जो आईटी सेल है बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज का, अब तो लगभग हर पॉलिटिकल पार्टीज का आईटी सेल है। हमारे जो रूलिंग गवर्नमेंट है बीजेपी की, उनका आईटी सेल जो है वो बहुत ज्यादा हार्श है और बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिव है कंपेयर टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि किसी भी पार्टी का हो, रूलिंग का हो या अपोजिशन का हो, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें और मुझे मेंटली डैमेज करने के लिए है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी जो है वो झूठ पे झूठ डाल रही है और कांग्रेस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखिए, ये आपका इंडिविजुअल चॉइस है, ये मेरा इंडिविजुअल चॉइस है, बट दे आर नॉट द वन, दे डोंट हैव एनी राइट टू कम एंड स्टार्ट स्ट्राइकिंग आवर ब्रेन्स। तो इनके आईटी सेल्स जो होते हैं, ये तुम्हारे और मेरे जहन को कंटिन्यूसली हैमर करते रहते हैं। और ये बंद कब होगा? जब अगेन कोई फर्म स्टेप लिया जाएगा। इसे अब तक के इंटरनेशनल क्राइसिस नहीं समझा जा रहा है, इसे इंडिविजुअल लेवल पर यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बोलते हैं कि वी नीड टू फाइट फेक न्यूज। हमारे कंट्री की जो ऑफिशियल स्टैट्यूटरी बॉडी है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, में उस पर आने वाला हूँ, वो भी बोलते हैं कि फेक न्यूज के खिलाफ लड़ना है। उनके बहुत सारे नोटिफिकेशंस उनके वेबसाइट पर पड़े हुए। बट लेट मी टेल यू कि जब तक इसे एज अ क्राइसिस नहीं लिया जाएगा, जैसे हम मिलकर कोविड-19 को लड़ रहे हैं, इस अंदाज से फेक न्यूज को लड़ेंगे तो ही ये बीमारी, ये कैंसर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। IT cells of any political party, I hate them straight away. And even you should not blindly follow any political parties pages and all. First you look at them कि ये useful है या सिर्फ ये लोग अपने ही तारीफ करने में लगे हुए रहते हैं। Let us come to the second part of the topic today. What are the legal actions? Legal actions क्या ले सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली आकर मैसेज किया था कि हम लोगों को ये बहुत सुनने में इंटरेस्ट है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, सच बात कहे तो हमारे कंट्री में कोई स्पेसिफाइड लॉ नहीं है। हमारे देश के कानून में फेक न्यूज के खिलाफ इन पर्टिकुलर कोई कानून नहीं है। ये तुम्हारी और मेरी बदकिस्मती है कि फेक न्यूज को लेकर अब तक के ऐसा कोई कानून, कोई एक्ट, कोई रूल्स नहीं बनाए गए। बावजूद इसके दूसरे कानून, दूसरे एक्ट है जिसके अंडर हम लोग लीगल एक्शंस ले सकते हैं। लीगल एक्शंस लेने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप ये समझ लीजिए कि आपने लीगल एक्शन सुन लिया, मैंने बता दिया, आपने पेन और पेपर पे लिख दिया, बट हाउ वी विल गोइंग टू डू दैट एंड हाउ वी विल गोइंग टू इम्प्लीमेंट। हमारे जितने ऑर्गेनाइजर्स है और जितने भी लिसनर्स है, हम लोग सब कैसे करेंगे? ठीक है, हम लोग इनको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? तो जिस तरह से हम लोगों ने हमारे फैमिली डॉक्टर्स अपॉइंट किए ना, हम हमारे डॉक्टर्स को इतना नजदीक मानते हैं कि हम सारी चीजें शेयर करते हैं। हम हमारे पार्टियों में और शादियों में उनको बुलाते हैं। वी आर सो क्लोज टू अवर डॉक्टर कि अब हमारा वर्ड जो है फैमिली उनके नामों के आगे लगा देते हैं। लेट मी टेल यू, द टाइम हैज कम टू हैव अ फैमिली लॉयर ऑल्सो। अब वक्त आ गया है कि हमारे पास हमारा खुद का फैमिली लॉयर भी रहे, जो हर लीगल डिसीजंस पर काम करे। इतनी सारी एनजीओज है, इतनी सारी चैरिटेबल ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके लीगल एडवाइजर बोलकर लॉयर होते हैं, लेकिन सिर्फ ऑन पेपर होते हैं। हमें इन सबको एक्टिवेट करना पड़ेगा। वी नीड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ लॉयर्स टू फाइट दिस पर्टिकुलर बैटल।
Otherwise, telling me what are the legal actions can be taken will go in vain. It's of no use unless and until we don't implement it. हम इसको इस्तेमाल करेंगे, अमल में लाएंगे, वकीलों के साथ मिलकर, वकीलों की टीम बनाकर, तो ही इसका फायदा है. नहीं तो मेरे दोस्तों, आई डाउट, मुझे पर्सनली ऐसा लगता नहीं कि ये कुछ काम का है. अगर हम लोग सिर्फ इसको सुनने के लिए है तो ठीक है, बट वी नीड टू इम्प्लीमेंट इट. लेट मी टेल यू क्या कर सकते हैं. सबसे पहले तो आप ये सोच लीजिए कि हमारे देश में प्रेस जो है, जो मीडिया है, उसी के लिए कोई कानून नहीं है. मैक्सिमम जो लिसनर्स होंगे उन्हें पता होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है देश का, ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है. लेकिन इसमें फ्रीडम ऑफ द प्रेस नहीं है. प्रेस के लिए PRESS ये अल्फाज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं. अब जितने भी अखबार चल रहे हैं, जितने भी टीवी चैनल चल रहे हैं, जितने भी यूट्यूब चल रहे हैं, जितना भी डिजिटल प्लेटफॉर्म चल रहा है, ये सब हमारे फंडामेंटल राइट, जो हमारे संविधान ने हमें मूलभूत अधिकार दिया है, ठीक है, जो बेसिक राइट दिया है, फंडामेंटल राइट दिया हुआ है, आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये जो कानून है उसके अंडर ही चल रहा है. तो आप ये समझ लीजिए कि आपके बिल्डिंग का जो वॉचमैन है, या ऑटो रिक्शा का जो ड्राइवर है, या पान पट्टी पे पान बनाकर बेचने वाला जो आदमी है, उसके जो राइट्स, उसको जो कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दिया है, वही राइट्स पर टाइम्स ऑफ इंडिया चल रहा है, वही कानून उसी हक पर रिपब्लिक चल रहा है, NDTV चल रहा है, इंडियन एक्सप्रेस चल रहा है, द ट्रिब्यून चल रहा है, डेक्कन क्रॉनिकल हैदराबाद चल रहा है, सारे उसी के राइट्स पर चल रहे हैं. देयर आर नो सेपरेट राइट्स फॉर द प्रेस. अगर ऐसे कोई गाइडलाइंस या ऐसा कोई लॉ प्रेस के लिए आता है तो डेफिनेटली फेक न्यूज या फिर गाइडलाइंस को ना फॉलो करने पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं, ऐसे अच्छा होगा. ठीक है, आज भी न्यूज़पेपर्स, मैंने बार बार कहा है कि न्यूज़पेपर थोड़े से लेजिटिमेट है, इसलिए क्योंकि उनके पास रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स इन इंडिया, RNI है, एक ऑर्गेनाइजेशन है. प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट, PRBA एक्ट, ब्रिटिश काल का जो एक्ट था, वो आज भी इम्प्लीमेंट है, आज भी अमल में है. कुछ कानून है किताबों को लेकर, अखबारों को लेकर, जिससे आज भी इनकी इज्जत बनी हुई है. इसी अंदाज से डिजिटल या ऑनलाइन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक के लिए, हमारे टीवी चैनल्स के लिए, साथ में रेडियो जो है, प्राइवेट रेडियो जो है, इन सब के लिए एक अच्छा सा अगर कानून आ जाए, न्यूज के लिए, खासकर न्यूज के लिए, तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप होगा टुवर्ड्स ब्रिंगिंग पॉजिटिव जर्नलिज्म. अब बात करते हैं कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर हम लोग कंप्लेंट कर सकते हैं. देखो, प्राइमरी लेवल पर आपको, अगर आपको कोई फेक न्यूज दिखती है, कोई वेबसाइट आपको फेक लगता है, या कोई टीवी चैनल आपको लगता है कि ये फेक न्यूज दिखा रहा है, तो आपको उसका डेट एंड टाइम और वो न्यूज किस बारे में थी और वो फेक थी, तो चैनल ने माफी मांगा या ना मांगा, वो तमाम चीजें आपको रखकर नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन जो है, NBA, नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन जो है, इस पे आप एक ईमेल या आप रिटर्न कंप्लेंट कर सकते हैं. इसके अंडर सारे न्यूज चैनल्स मेंबर्स हैं और ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं. अगर इन केस कोई कंप्लेंट किसी मेंबर चैनल के बारे में आती है तो दे टेक एक्शन, और वो उन तक रजिस्टर हो जाते हैं कि भाई आपके चैनल के खिलाफ एक कंप्लेंट आई. आप खुद सोचिए ना, अगर 100 चैनल्स हैं और 100 चैनल्स में से किसी 10 चैनल्स के खिलाफ कंप्लेंट आ रही है, तो ऑटोमेटिकली उन 10 चैनल्स की गुडविल कम हो जाती है मार्केट में, और फिर उनके एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू पर भी असर होता है, उनके फिर जितने भी TRP वगैरह है उन पर भी असर होता है. तो नेशनल ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन जो है एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कंप्लेंट कर सकते हो. इसके अलावा IBF बोलकर है, इंडियन ब्रॉडकास्ट फाउंडेशन, IBF, आप इस पे भी कंप्लेंट कर सकते हो. आप एक साथ में दोनों एसोसिएशन पे, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस पर कंप्लेंट कर सकते हो कि हमें ये चीजें खराब लगी, या किसी चैनल की ये चीजें फेक लगी, या ये चैनल ने बहुत पुरानी चीजें की थी. जैसे जी न्यूज ने, देखिए, एक बहुत इमेज वायरल हुआ था कि जी न्यूज ने तबलीगी जमात को लेकर और तेलंगाना और आसाम के कुछ मुसलमानों के बारे में उल्टी सीधी न्यूज छापी थी, उसके बारे में उन्होंने माफी मांगी. और कुछ न्यूज एंकर्स पर पुलिस कंप्लेंट या FIR भी हुई है. अर्नब गोस्वामी पे महाराष्ट्र पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने भी FIR की है कि उन्होंने भी बहुत फेक न्यूज वगैरह की थी. तो ये एक प्रेशर बिल्डिंग की तरह काम कर सकता है अगर आप नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन या इंडियन ब्रॉडकास्ट फाउंडेशन पर कंप्लेंट करते हैं. तीसरी एक ऑर्गेनाइजेशन है इनकी, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल, BCCC. B और 3 बार C है, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल बोलकर ऑर्गेनाइजेशन है. इस पर भी आप कंप्लेंट कर सकते हो. और एक स्टैट्यूटरी बॉडी जिसका मैंने नाम लिया था, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया. प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पे ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल है. आप प्रेस काउंसिल
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पे जाएंगे, उनके वेबसाइट पे जाकर आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा उनका ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर आपको ऑनलाइन कंप्लेंट का लिंक है, आप ऑनलाइन कंप्लेंट, बहुत इजी है, उनकी होम पेज पर ही है कि अगर आपको कंप्लेंट करना है तो गो हेड एंड टाइप द कंप्लेंट, आप पूरी की पूरी कंप्लेंट, और उन्होंने कुछ स्पेसिफाइड टाइम भी मेंटेन करके रखा है कि हम 30 डेज या 60 डेज में आपकी कंप्लेंट पर सुनवाई करेंगे। ये सारी चीजें हैं जो बेसिक कंप्लेंट को लेकर है, ये लीगल एक्शन हम लोग ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा और आगे जाकर लीगल स्टेप लेना है, अगर आपको जाकर इनको सही में लेसन सिखानी है या सही में कोई बड़ी कार्रवाई करनी है, तो आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड की सेक्शन 153, जो प्रोवोकेशन ऑफ राइट या इंस्टिगेटिंग के ताल्लुक से है, सेक्शन 295, आईपीसी की धारा 153, 295, 505/1, मतलब 505 1, सेक्शन 1, ये 3 कलम है, ये 3 सेक्शंस है। वापस से रिपीट कर देता हूँ, इंडियन पिनल कोड सेक्शन 153, सेक्शन 295 एंड सेक्शन 505/1, ये 3 ऐसी सेक्शंस है जो इंडियन पिनल कोड के अंदर क्रिमिनल चार्जेस लगा सकती है, और ये थोड़े से रिगरस क्राइम के ऊपर चले जाते हैं। इनके ऊपर 295 है वो इंसल्टिंग टू द रीजन और रिलीजन है, किसी धर्म को या किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की है। 505 जो है वो पब्लिकेशन के ताल्लुक से है कि आप अगर कोई अफवाह या रूमर फैला रहे हो या कोई झूठ फैला रहे हो जिससे पब्लिक ऑर्डर बिगड़ सकता है, तो ये सारे 3 ऐसे केसेस है, सेक्शंस है। और मैं आपको बता दूं कि 153 अगर प्रूफ होता है तो 5 साल तक की जेल की सजा होती है, और अगर 295 प्रूफ होता है तो 3 साल तक की सजा हो सकती है, और 505 में भी 3 साल तक की सजा है। जो तो 3 सेक्शन है। इसके अलावा अभी जो ऑनलाइन डिजिटल चलता है और उस पर साइबर क्राइम का एक पूरा के पूरा सेक्शन है, पूरा के पूरा साइबर लॉ है। आप आईटी एक्ट बहुत ब्रीफ में पढ़ सकते हैं या यूट्यूब पे चैनल देख सकते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसकी एक सेक्शन है, सेक्शन 66D, सेक्शन 66D ऑफ आईटी एक्ट। ये भी आप लगा सकते हो इन केस अगर उसने उसे ऑनलाइन डाला है, सोशल मीडिया पर डाला है या वेबसाइट पर डाला है कोई फेक कंटेंट या ऐसा कंटेंट जो पब्लिक हार्मनी को या पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा हो। इसमें भी 3 साल तक की जेल की सजा है। और अभी जैसे ऑनगोइंग पेंडेमिक चल रहा है, अब जैसे कोविड-19 चल रहा है और पूरे की पूरी कंट्री में पेंडेमिक अनाउंस हो चुका है, तो इस ऐसे डिजास्टर वाले मामले में अगर कोई फेक न्यूज फैला रहा है, जैसे कोरोना वायरस को लेकर या कोविड-19 को लेकर, मेरे हिसाब से 50 के ऊपर एफआईआर हो चुकी है पूरे के पूरे इंडिया में, जो कोरोना वायरस को लेकर फेक न्यूज फैला रहे थे। तो ये तमाम चीजों को लेकर भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का सेक्शन 54 है, तो सेक्शन नंबर 54 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये सिर्फ स्पेसिफिकली डिजास्टर को लेकर है कि डिजास्टर के बारे में या कोई दुर्घटना होती है नेचुरल या मैनमेड, तो उसके ऊपर अगर कोई गलत सलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, अगर अर्थक्वेक के बारे में या साइक्लोन के बारे में या कोई ऐसी चीजें बोल देते हैं कि भाई 3 दिन बाद बहुत बड़ा पहाड़ क्लाउड टूटने वाला है और तूफान आने वाला, बारिश आने वाली है, फॉरवर्ड ऑल, तो आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का सेक्शन 54 भी लगा सकते हो। तो ये 4-5 ऐसे सेक्शन है जो हमें पूरी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम फेक न्यूज फैलाने वालों पर क्रिमिनल केस भी लॉन्च कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट लीगल एक्शन। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हो, अगर हमारे जितने भी लिसनर्स मौजूद हैं, इनके अगर कोई क्वेश्चंस है या कोई डाउट है तो आई विल ट्राई टू आंसर, मैं कोशिश करता हूँ आंसर देने की, नहीं तो मैं स्टडी कर रिसर्च कर मैं आपको आंसर दे दूंगा। तो हमने 3 चीजें देखी है कि किस तरह से सबसे पहले जो येलो जर्नलिज्म, और मैंने कुछ थ्योरीज के बारे में बताया था कि ये है जो सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में परेशानी फैला कर रखे है, कुछ सिलेक्टेड एजेंसीज और कुछ सिलेक्टेड लोगों के हाथ में ही मीडिया की भागदौड़ है। दूसरी चीज जो हमने देखी है वो है फेक न्यूज को लेकर, भले वो न्यूज़पेपर्स पे हो, न्यूज़पेपर्स के बारे में इतनी जिक्र नहीं हुई, लेकिन टीवी और डिजिटल जो है, ऑनलाइन जो है, उस पर हम लोगों ने ज्यादा डिस्कस किया, उसके बाद में हमने लीगल एक्शंस किया। अगर मेरी बात किसी को कुछ बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Participants, please ask the question. If you have any question, please ask to Mulani sir. हसन सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि आज जो हमारी पोजीशन में सबसे बड़ी जो पार्टी है यानी कांग्रेस, इसका कितना रोल है फेक न्यूज फैलाने में? What I have understood is कि हमारे एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है
कि अपोजिशन जो पार्टी है कांग्रेस, इसका कितना बड़ा रोल होगा फेक न्यूज हटाने में, राइट? नो सर, फेक न्यूज फैलाने में। फेक न्यूज फैलाने में देखो, एट द एंड ऑफ द डे दीज आर पॉलिटिशियंस, ठीक है? सो यू कैन नॉट से दैट वन पार्टी हैज अ मेजर रोल एंड other party has a minor role. You cannot say that everybody is same, equally responsible. And to be very honest, अगर आप कंपेयर करने की बात करोगे तो फेक न्यूज की शुरुआत इनसे ही हुई थी, लेकिन आज ये लोग हार चुके हैं और इनके ही पैतरे रूलिंग गवर्नमेंट ज्यादा अच्छा इस्तेमाल कर रही है। बहुत बढ़िया। बहुत से लोगों की आवाज एक साथ में क्लैश हो रही है, तो इट्स अफेक्टिंग माय ईयर। और कोई क्वेश्चन है? सर ये जो बीच में कुछ यहाँ के जो मुमरा के वीडियोस भी या फिर फोटोज जो है, पुराने फोटोज बाजार के, वो शेयर किए जा रहे थे, चाहे कुछ मुमरा के लोग हो या फिर बाहर के लोग हो, जो वेबसाइट्स पे शेयर कर रहे थे या फिर फेसबुक पे शेयर कर रहे थे। अभी अगर इनके खिलाफ हमको अगर कोई एक्शन लेना है, तो अगर एक आदमी लेता है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा, या फिर यहाँ मतलब इसके लिए कोई एक संस्था होनी चाहिए? आप इंडिविजुअली कर सकते हैं, बिल्कुल कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन कैसा है, एक बार आप अगर कंप्लेंट करते हो तो आप नजर में रहते हो। जिस तरह से आपने भी बिल्कुल सही कहा, मैं भी वही कह रहा हूँ बार बार कि इसे अब तक एक क्राइसिस की तरह नहीं देखा गया है। अगर जिस तरह से ट्री प्लांटेशन के लिए या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या बच्चों को एजुकेशन के लिए या चाइल्ड लेबर के लिए एनजीओज आ रहे हैं फ्रंट पर, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनती है जो स्कॉलरशिप पे काम कर रही है, बहुत सारी चीजों पे, तो अब टाइम आ गया है कि हमें ऐसे एनजीओज, ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप बनाने पड़ेंगे जो सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज के खिलाफ काम करे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा इविल है, बहुत बड़ा शैतान है जो हमारे समाज को खराब कर रहा है। और रही बात बाजार के पिक्स की, आपने बताया जो पुराने पिक्स है, देखिए जो क्लिक करता है, जो भेजता है ना, ये फाइनली किसी एडमिरेशन का भूखा होता है। ये चाहता है कि लोग इसको लाइक करें या शेयर करें या ऐसी कुछ चीजें हो जो सेलिब्रिटी बन जाए, तो ये बहुत बड़ी गलती है। मेरे इलाके में भी ऐसे ही हुआ था, दो ग्रुप में कुछ झगड़े हुए थे रिसेंटली, तो पुलिस बहुत गुस्से में थी, लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे थे, तो पुलिस ने आकर वार्निंग किया, फिर भी बहुत से लड़के सुन नहीं रहे थे, फिर पुलिस ने बहुत ब्रूटली मारा। उन्होंने देखा नहीं कि कौन है क्या है, कुछ 10-12 लड़कों को बहुत ज्यादा मारा और बिल्डिंग के ऊपर से किसी ने उसे रिकॉर्ड कर दिया। उसने रिकॉर्ड कर दिया, रात का वक्त था, बहुत 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 मारा पुलिस ने, और उसके बाद में उसने फेसबुक पे डाल दिया, फेसबुक से उसने सर्कुलेट हो गया, और फिर बाद में बहुत से लोगों ने बोला पुलिस ऐसे कैसे मार सकती है, ये वो। अब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसके पहले क्या हुआ था लोगों को नहीं पता, उसके बाद पुलिस ने क्या किया लोगों को नहीं पता। पुलिस ने उनको ट्रीट किया, पुलिस ने बिठा के पानी पिलाया, पुलिस ने वो घर पे छोड़ा, लेकिन वो पहले बाद में क्या हुआ नहीं पता, लेकिन वो 2 मिनट का वीडियो इतना वायरल हुआ, इतना वायरल हुआ, आई मस्ट टेल यू, बता दूं मैं आपको कि लिटरली बीजेपी के बड़े बड़े मिनिस्टर्स और आरएसएस के जो बड़े बड़े मेंबर्स हैं, उन्होंने ट्विटर पर वो वीडियो अपलोड कर दिया और उन्होंने दिखाया कि लुक एट मुमरा, look how people of Mumra are behaving in this pandemic, they are not following social distance, police is teaching lesson। यहाँ तक के वो रिपब्लिक टीवी पे भी वीडियो देखा मैंने, उन्होंने इसकी न्यूज चलाई। तो अब जिसके हाथ में मोबाइल फोन है ना, कैमरे वाला, वो अपने आप को पत्रकारी समझने लग गया है। आई मस्ट टेल यू, मैंने पहले जब मेरी बाइक थी तो मैं गाड़ी के पीछे प्रेस लिखा करता था, मैंने वो छुपा दिया है। लोग मुझे पूछते हैं आपने क्या पढ़ा, तो मैं बोलता हूँ कि मैंने मास मीडिया पढ़ा है। तो बोले आप क्या करते हो, तो बोलता आई एम अ राइटर, मैं एक लेखक हूँ, आई डोंट से आई वाज अ जर्नलिस्ट, या मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ। अभी जो लोकल न्यूज चैनल्स और कुछ लोग हैं, तो आई फील अशेम, ऐसे नहीं बोलना चाहिए हमको। जर्नलिज्म एक बहुत प्राउड इंडस्ट्री है, लेकिन अब हालात ऐसे है कि 700-800 रुपए का कोई बूम माइक खरीद रहा है, पढ़ा लिखा है नहीं है पता नहीं, बट ही जस्ट रनिंग बिहाइंड पीपल एंड सेइंग कि आई रन अ यूट्यूब चैनल। आप एक न्यूज़पेपर निकालते हो, कभी इशू करते नहीं, उसके नाम पे आप चला रहे हो, क्या आई एम अ जर्नलिस्ट।
और यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप कोई झगड़ा देख रहे हो, अगर आप ऐसी कोई चीज देख रहे हो, तो आप उसे शूट ना करें। आपको नहीं पता उसके रिपरकशन, हर एक चीज की कॉज और इफेक्ट होता है ना, वैसे उसका रिपरकशन कितना दूर जाएगा। अब जिसने शूट किया है उसको पता भी नहीं होगा कि 10 बड़े बड़े लोगों ने बीजेपी के शूट कर दिया, लुक एट मुमरा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पुराना हो या नया हो, लोगों को ऐसे वीडियोस, ऐसे फोटो शूट करने ही नहीं चाहिए जिससे उनको लग रहा हो कि सिटी का या उस रीजन का, उस धर्म का या उस इलाके के लोगों की बदनामी हो, और लोगों को लगता है कि यार ये बहुत अच्छा है। हमें भी सिखाया गया था, आप ये समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, मुझे भी जर्नलिज्म के टीचर ने बोला था कि अगर आप किसी ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो और मालूम पड़ा कि 2 बोगी के आगे बम ब्लास्ट हुआ ट्रेन में, आप 5वें बोगी में और तीसरे बोगी में बम ब्लास्ट हो गया, ट्रेन रुक गई, आप क्या करोगे? आप लोगों की हेल्प करोगे, उनकी खून गिरे हुए उनको उठा के आप हॉस्पिटल में ले जाओगे, या आप जर्नलिस्ट बन के आप शूट करोगे और न्यूज फ्लैश करोगे? तो हम सब लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों ने कहा नहीं, हम लोग तो सबसे पहले रिलीफ करेंगे, इमरजेंसी में हेल्प करेंगे। तो वो एशियन एज के जर्नलिस्ट थे जिन्होंने हमें जर्नलिज्म सिखाया, एक सब्जेक्ट था वो, उन्होंने बोला कि यू कैन नॉट बिकम अ जर्नलिस्ट, आप जर्नलिस्ट नहीं बन सकते। ठीक है, एथिक्स इन जर्नलिज्म है, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ मैं, ये जर्नलिज्म के एथिक्स है, लेकिन आपको कवर करना पड़ेगा कि ब्लास्ट कैसे हुआ और क्या कैसे हुआ, और सारी चीजें फ्लैश करनी पड़ेगी। और आप देखते हो कि जब भी कोई राइट से कुछ होता है तो हमारे टीवी चैनल से, हमारे अखबारों में खून, जान, लोगों के ऐसे पड़ी हुई लाशें सब नजर आती है। तो ये गलत हो रहा है ना, इसके कोड और एथिक्स दिए हुए बावजूद इसके, तो कभी कभी जो हमें सिखाया गया है उसकी वजह से आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा हो शायद से, या फिर तुम्हारी और मेरी जो इरेस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हमने जब देखा तब मोबाइल निकाला शूट करने लग गए, जब दिखा मोबाइल निकाले शूट करने लग गए। हमें लगता है कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वी आर द विटनेसिंग सम हिस्ट्री, बट नो, वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ट्रबल टू द सोसाइटी। आई होप मैंने आंसर दे दिया, बहुत लंबा हो गया ये, सॉरी। और कोई क्वेश्चन? और किसी के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं मुलानी सर को। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन है। बेसिकली जो टाइटल था हमारे मीट का, हाउ टू आइडेंटिफाई द फेक न्यूज, so I didn't get anything. I would like you to put some light on this issue. How do we identify fake news? तो होती है, लेकिन पहचाने कैसे उसे कि वो फेक न्यूज है? हेलो, मैंने, वालेकुम अस्सलाम, क्वेश्चन मिल गया आपका। तो मैंने बात की थी, लगता है, फिर भी मैं एक बार क्विकली रिव्यू करता हूँ। देखिए, आपको जो न्यूज आएगी वो 3 तरह से आएगी, या तो टीवी से आएगी, या तो आपको आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, उससे आएगी, और तीसरा अखबारों से। तो सबसे पहले इन तीनों में मैंने कहा कि अखबार में फेक न्यूज़ आने के चांसेस कम है, इसलिए क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबल है, कानून बने हुए हैं, उनके अलग अलग RNI और PRB एक्ट के अंदर चलते हैं, और वो एक रिटन प्रूफ हो जाता है। तो बड़े बड़े अखबार फेक डालने से कतराते हैं। हो सकता है कि मैनिपुलेटिव न्यूज होती होगी, लेकिन फेक नहीं होती होगी। यहाँ क्लियरली झूठी न्यूज की बात हो रही है। अब हम लोग आते हैं इंटरनेट पर, जो मोबाइल फोनों पर आते हैं, अगर आपको बिना किसी लिंक की न्यूज आ रही है, आपके मोबाइल पे सिर्फ और सिर्फ न्यूज आ रही है कि ऐसा ऐसा हुआ, और कोई लिंक नहीं दिख रहा अखबार का, कोई चैनल का, तो आप समझिए कि ये कंफर्म नहीं है। फिर इसके बाद में आपको देखना है, तो आप इनके बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस, मैंने आपको जैसे बताया कि सबसे पहले तो आप कीवर्ड्स डाल दीजिए कि जो आपको न्यूज मिली उसके कीवर्ड्स गूगल पे सर्च कीजिए, देखिए क्या ऐसा हुआ है क्या। क्योंकि आज दुनिया इतनी ज्यादा मतलब क्रंच हो चुकी है कि कोई एक अखबार सिर्फ एक न्यूज कवर करेगा, बाकी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। हर एक को हर खबर मिल रही है, और हर अखबार, हर चैनल हर चीज को कवर कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई एक ही चैनल एक्सक्लूसिव कर रहा है, बाकी किसी ने किया नहीं। तो आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, जाकर उसके टूल पर जाकर, सर्च बॉक्स पर, कि आप देखिए कि ऐसा हुआ है क्या। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरे साथ ऐसे हुआ था कि प्रधानमंत्री मोदी को यूनेस्को का प्राइज मिला, तो मैंने भी फॉरवर्ड कर दिया था, उस पर कोई लिंक नहीं थी। लेकिन जब मेरे फ्रेंड ने मुझे सर्च करके बताया कि ये फेक है, उसने गूगल पे मोदी यूनेस्को अवार्ड डाला, सामने तुरंत पॉपअप हो गया कि ये वायरल मैसेज चल रहा है, फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आपको ये करना होगा। दूसरा, अगर आपको न्यूज के लिंक के साथ में कोई मैसेज आता है फेसबुक, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, या आपके इंटरनेट पर,
तो आप देखिए कि वो लिंक कौन सी है, बड़े बड़े अखबार की है क्या, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की है क्या, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की है क्या, ठीक है, आनंद बाजार पत्रिका की है क्या, अखबार जो बड़े बड़े हैं, चैनल जो बड़े बड़े, उनकी न्यूज है क्या, उनके डुप्लीकेट बहुत सारे लिंक है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया था bbcnewspoint.com का। इसके अलावा मैंने एक दैनिक भारत.org वेबसाइट चेक की कि ये भी फेक है, लेकिन दैनिक भारत नाम का अखबार है, तो उनसे डुप्लीकेट वेबसाइट्स बनाई गई है, तो हमें देखना होगा कि वेबसाइट्स भी ओरिजिनल है या नहीं। तो ये बात हो गई आपकी ऑनलाइन। अगर आपको कोई ऐसा फोटो आता है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के बहुत सारे फोटोज आते हैं कि वो इंदिरा गांधी के टाइम पे भी थे और वो कहाँ कहाँ घूमे और कितने सारी चीजें, तो वो जेन्युइन है या फेक है कैसे मालूम पड़ेगा? तो आप वो इमेज डाउनलोड कर लेना और images.google.com पे जाइए और उस पर डाल दीजिए images.google.com पर, तो आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि ये इमेज कहाँ का इस्तेमाल हुई और फेक के नहीं है। आप इसे प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं अभी आपके मोबाइल फोन में अगर आप चाहे तो ये सारी चीजें हैं। और इंडिपेंडेंट ब्लॉगर्स की मैंने बात की कि अगर कोई ऐसा लिंक है, जैसे मैं हसन मुलानी हूं, तो मैंने खुद का एक वेबसाइट बना दिया हसन मुलानी blogspot.com। तो मेरा अगर कुछ आ रहा है तो मैं सिर्फ कांग्रेस की तारीफ कर रहा हूँ या बीजेपी की तारीफ कर रहा हूँ, तो ये न्यूज नहीं है ना, ये मेरा जाती मशवरा है, ये मेरी जाती ओपिनियन है, वो न्यूज नहीं हो सकती। तो आपको देखना है कि मैं ब्लॉग स्पॉट तो नहीं है, ये बंदा इंडिविजुअल तो नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप फेक न्यूज को इंटरनेट पर या डिजिटली आप देख सकते हो। रही बात टीवी की, इन केस आपको टीवी का लग रहा है कि ये फेक है, तो स्ट्रेट अवे आपको क्रॉस वेरीफाई करना है ऑनलाइन, और इसके बाद में आपको स्ट्रेट अवे कंप्लेंट करना है, जैसे मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशंस के नाम बताया ऐसे। अब इसके आगे और डिटेल में जाएंगे तो चीजें ये हो जाएगी कि रिपीट हो रही है। मैं तुरंत एक 4-5 पॉइंट्स फिर से बोलता हूँ। सबसे पहले सोर्स देखिए न्यूज कहां से आ रही है। दूसरा, सिर्फ हेडलाइन नहीं पढ़ना है, आपको पूरी न्यूज पढ़ना है। तीसरा, न्यूज की डेट और टाइम देखिए। 5 साल पुरानी न्यूज की लिंक अगर अभी आ रही है तो वो 5 साल बाद कुछ काम का नहीं। जैसे मालूम पड़ा कि एक मुस्लिम लड़की का गैंग रेप किया गया जम्मू कश्मीर में, और आपको रमजान में भी आ गई लिंक, तो आपको लगेगा कि रमजान में मुस्लिम बच्ची का रेप हो गया। जब आप सर्च करते हो तो न्यूज देखते हो लेकिन डेट नहीं देखते हो, और अगर आप डेट देखोगे तो 2013 की लिंक दिखेगी आपको। तो कई बार ऐसा होता है क्योंकि अभी तो फेक है, वो 5-7 साल पहले हुई वाकया है, तो ऐसे आप डेट भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आप देखिए, डिटेल देखिए। अगर कोई न्यूज किसी की बहुत ज्यादा तारीफ या बहुत ज्यादा बुराई कर रही है तो आपको उसको क्रॉस चेक करना है कि बहुत ज्यादा हुकूमत की तारीफ हो रही है, बहुत ज्यादा राहुल गांधी की तारीफ हो रही है, बहुत ज्यादा किसी ममता बनर्जी की तारीफ हो रही, तो ऐसा नहीं। यू हैव टू वेट एंड यू हैव टू क्रॉस वेरीफाई विद अदर न्यूज चैनल्स आल्सो और न्यूज़पेपर्स आल्सो। और कोई क्वेश्चन? जी, जैसे कि आपने और बताया। कोई क्वेश्चन है तो आप हसन मुलानी सर से पूछ सकते हैं। जी मैडम। हेलो जी मैं सुन रहा हूं। जी, अस्सलाम वालेकुम। सर, आपने जैसे बताया कि पहले, जैसा मैं समझ पाया हूँ कि मीडिया चैनल्स पहले एडिटर ड्राइवन हुआ करते थे, लेकिन एज नाउ वो कमर्शियलाइजेशन की तरफ ज्यादा डेविएट हो गए, तो अभी ओनर ड्राइवन है, करेक्ट? इसलिए बहुत सारी सच्चाई सामने आ नहीं पा रही है। तो अगर इसको सामने लाना है तो कोई नया चैनल प्रिपेयर करने के लिए, जैसे आपने बताया कि हमारे पास प्रेस लॉ को लेकर के तो ये बहुत सारे प्रोविजंस नहीं है, तो हम ऐसा कोई चैनल या कोई ऐसा ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम डेवलप क्यों नहीं कर पा रहे अब तक, जो लोगों के सामने सच्चाई लाए? ऑल्ट न्यूज एक बहुत अच्छा आ चुका है वेबसाइट, ठीक है। मैंने वो एग्जांपल दिया था कि जब फिरौन आता है तो मूसा भी आते हैं, वैसी एग्जांपल है कि ऑल्ट न्यूज आ चुका है। इसके अलावा SM होक्स स्लेयर्स बोलकर है, वो भी आ चुके हैं। तो ये है नहीं, ऐसे नहीं, प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म भी फंडिंग पर चलते हैं। मतलब कैसा है, उनको भी कुछ ना कोई डोनेशन तो चैरिटीज चाहिए। अब ध्रुव राठी नाम का एक बंदा है जो यूट्यूब पर आता है, तो वो भी डोनेशन जो चैरिटीज मांगता है, तो वो कर सकते हैं। और रही बात हमारा खुद का एक अपना मीडिया हाउस पब्लिकेशन करना है, तो मैं ऐसे कई सारे मीटिंग्स में और कई सारे प्रोग्राम्स में रह चुका हूँ, बैठ चुका हूँ, जहाँ पर लोग बोलते हैं कि हमें हमारा खुद का कुछ बनाना चाहिए, खुद का कुछ बनाना चाहिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पर जल्दी आता कोई है नहीं। आपकी बात से मैं पूरा मुत्तफिक हूँ कि सच क्या है ये दिखाना बहुत जरूरी है, लेकिन फिर वही बात है कि शुरुआत कैसी की जाए, इन्वेस्टमेंट कौन कहाँ से लाएगा, क्योंकि आज की चैनल्स मिनिमम नॉर्मल चैनल भी आप बनाने जाओगे 24/7 तो आपको पता है इट विल गो इन मल्टी करोड़, मतलब यहाँ बोलना भी मुनासिब नहीं, बट इट विल गो इन हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट। तो
कम्युनिटी जो हमारी है, अब मतलब मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारा जो कम्युनिटी है ये मस्जिदों में एसी लगाने को ज्यादा नेकी बेहतर समझता है, बजाय इसके कि हम ऐसा कुछ करें जो प्लेटफॉर्म क्रिएट करें। तो ये एक थोड़ा सा मेंटली भी हमें करना पड़ेगा। देखो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, अगर जो लगाता है एसी अच्छी जी बात है, लेकिन हमें थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। ऐसा कई बार होता है मेरे भाई, मुझे भी देख के खराब लगता है कि कोई अगर बच्चे की फीस कोई स्कूल के वो मांगता है कि मेरे बच्चे को फीस चाहिए, तो वो देने वाला भी सोचता है कि मैं अभी 5वीं की फीस दूंगा, फिर 6ठी की दूंगा, फिर ये ग्रेजुएशन करेगा और फिर काम पे लगेगा, फिर अल्लाह नेकी देगा। उससे अच्छा मैं 2 एसी लगा लूं मस्जिद में, नमाजी आएंगे एसी में पढ़ेंगे चले जाएंगे, तो जल्दी नेकी मिलेगी। तो ये जो मेंटालिटी है, वैसे कहीं ना कहीं रोक मोल्ड करना पड़ेगा भाई, फिर ये काम अपना आसान हो जाएगा। आपका बहुत अच्छा मशवरा है और मैं 100% तायद करता हूँ इस बात की कि हमें हमारा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। और लगभग हर कंट्रीज में कहीं ना कहीं अकलियत हो गई या माइनॉरिटीज हो गए, हम सेकंड मेजॉरिटी बोल सकते हैं, इनके प्लेटफॉर्म्स अलग अलग कंट्री में मौजूद है, नहीं ऐसे नहीं। और आज तो इतना आसान हो गया कि आप यूट्यूब से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर इतनी सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह फ्री मिली है, इसको हम लोग बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बट लोगों का कॉन्सेंसस जमना चाहिए, मतलब सारे लोग एक छत के नीचे आकर मुतमईन होकर काम करने चाहिए, जिस तरह से बाकी लोग करते हैं। जी, मैं ऐसा कहना चाहूँगा ऑलरेडी आई थिंक अबाउट 60-70 लोगों ने इसको अटेंड किया और सुना है, और ऑलरेडी एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है। अगर हम छोटी सी शुरुआत लेते हैं, बिकॉज़ ये हमारे कंट्री में आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया कि हमारा मैसेज कहीं हम पहुँचा नहीं पा रहे हैं। यानी जिस तरीके से कंटिन्यू फेक न्यूज़ आ रही हैं, एक के बाद एक के बाद एक, और मुतवातिर लोग 24/7 लगे हुए हैं, और हमारी आवाज़ कहीं है ही नहीं अवेलेबल। उसको पहुँचाने के लिए भले एक छोटा-सा प्लेटफ़ॉर्म क्यों ना हो, मैं सभी लोगों से ग्रुप के कहता हूँ इंक्लूडिंग हसन सर, कि कहीं न कहीं हमको एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, भले वो छोटा क्यों ना हो। हो सकता है ये छोटा प्लेटफ़ॉर्म हमारे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करे, और ये बहुत बड़ा गैप है हमारा। अभी आगाज फाउंडेशन ने और कानूनी सलाहकार ने इनिशिएटिव लिया है, देखते हैं इंशाल्लाह कहाँ तक चलता है। हमें सपोर्ट करना पड़ेगा जी, ऐसी चीजों को इंशाल्लाह। डेफिनिट। है बाकी की पूरी टीम है, मोहम्मद रफीक भाई है, फिरदौस बहन है हमारी, तो इस पे इंशाल्लाह डिस्कस कर हम एक साथ में आ सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है जी, किसी का? जी। हसन भाई, दिस इज रफीक हियर ऑन द ये फेक न्यूज के टॉपिक में ये एक दो बातें मैंने ऐड करना चाहता हूं कि फेसबुक पे मोस्ट ऑफ द पोस्ट आर फेक न्यूज, इंसाइट करने वाले न्यूज डालते हैं, ये कम्युनिटी के अगेंस्ट, वो कम्युनिटी के अगेंस्ट। उसमें रिपोर्ट टू फेसबुक बोल के एक फीचर है, हमको वी डोंट नो, लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस फीचर। उसमें एक सेटिंग्स का 3 डॉट्स रहते हैं, उसमें क्लिक करो, रिपोर्ट टू फेसबुक करो, और उसमें रीजन आता है। रीजन में स्पैम चूज कर सकते हो, या इंसाइटिंग रिलीजियस हैट्रेड चूज कर सकते हो, और सपोर्टिंग टेररिज्म सब वो रीजन चूज कर सकते हो। ऐसा करने से फेसबुक उस कंटेंट को रिव्यू करता है, रिव्यू करके इफ इट इज फाउंड इनअप्रोप्रिएट, फेसबुक उधर से काटता है। So हमारे लोग, everybody, in addition to being countering fake news in real life, even on social media, we have to report such fake news, or that's quite effective. Exactly, my brother, you are absolutely right. Not only Facebook, even WhatsApp have started giving this option. WhatsApp पर भी रिपोर्टिंग वाला ऑप्शन आया है कि आप रिपोर्ट कर सकते हैं। WhatsApp के साथ साथ में आप ट्विटर पे भी कर सकते हैं, ऑलमोस्ट इंस्टाग्राम भी है, ऐसे सारे एप्लीकेशंस पर रिपोर्ट का ऑप्शन है, तो आप हर चीज को रिपोर्ट कर सकते हो हर प्लेटफॉर्म पर। वेरी गुड सजेशन रफीक भाई, थैंक यू सो मच फॉर एडिंग दिस। हाँ, और if you see the recent news of the UAE princess founding some other old tweet about Islamophobia and reporting it, if we all observe, we have not reported this. She has found this on herself, some older tweet in 2015, and then she started all these campaigns. So likewise, we should be on Twitter as well. We have to retweet the true news, and then we have to flag fake news as well. So we have to be present in all social media as well, to the extent possible. Exactly, we at Mumra runs one Twitter army. I'm a part of that. So we have around about 100 Twitter users actively working on Twitter from Mumra. And we were working with the Queen. Mashallah, she have responded to a couple of our members also. And we are doing that. Whenever some good thing comes from abroad or from our country, we act
act as a Twitter army. So we are Twitter army from Mumra. So we need small armies for Facebook, WhatsApp, and Twitter also, only to spread positive, not to have a cat fight or mud fight. लड़ने झगड़ने से बेहतर होगा कि we can have a positive things, and we just need to click on retweet. That's it. तो ये छोटे छोटे चीजें करके बहुत बड़े लेवल पर काम कर सकते हैं. And we were the part of that thing which UAE Queen raised, and we were into it. हमारे कुछ फ्रेंड्स को उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया, and that was very good thing for us. मेरा ट्विटर आईडी है हसन HASAN कैपिटल S MULANI, Hassan S Mulani. So you can come. My old ID got blocked. You know why? Because of fighting too much. So I have created a new one again. So it's just new, couple of months old. 2 महीने पहले ही, इसके पहले था मेरा बहुत बड़ा. But again Twitter killed my ID also because I was too harsh on Sampak. So anyways, that is a part and parcel of life. So you can come and join me on Twitter. I'll join you also. और कोई question है? So can you tell your Twitter ID once again? It is HASAN, H capital Hassan, capital S, and Mulani, capital MULANI. Initials are capital, no sir? Yes. Thank you. हसन सर, आप चैट बॉक्स में प्लीज अपना आईडी जो भी है वो टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में. I'll do that. सर जैसे आपने बताया अल्ट न्यूज का कि आप अल्ट न्यूज देखते हैं, मतलब जो राइट न्यूज देखने के लिए, तो मैं पूछना चाह रहा था कि आपका जो लल्लन टॉप है या न्यूज लॉन्ड्री है उसके बारे में क्या ख्याल है? Even they are doing good, but look at them. Even they look like they are sort of a pro opposition. अगर आप देखोगे तो ये लल्लन टॉप वगैरह कर रहे. देखो करंट गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज है कि they have complete hold on the media. So this लल्लन टॉप and news laundries, they are coming as a pop out. ये कुछ भी कर दे तो एक बड़ा पॉप आउट बनकर आ रहे, because अपोजिशन कोई है नहीं सिवाय एनडीटीवी के. तो ये पॉप आउट हो रहे हैं और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं. और कई बार हमको लगता है, देखिए यही है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा लगता है कि जो भी न्यूज में आ रहा है, ऐसा नहीं कि जी न्यूज बहुत बड़ा क्रिमिनल है. they are good giving the stories also. Good stories are there, but the way they are behaving right now is not good. They have given themselves, they have surrendered themselves to the government, which is not good. पूरा के पूरा surrender हो जाना ये अच्छा नहीं है. तो ये चीज है. And news laundry and लल्लन टॉप, I have been seeing them good, yes, but again आपकी mentality pro लल्लन टॉप और pro news laundry नहीं होना चाहिए. Because हुआ क्या हमसे, इस देश से गलती हुई यही ना कि लोगों ने blindly believe करने लग गए किसी पर. और जब blindly believe करते हो तो फिर आपको lessons में से मिलते हैं. आज बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि यार whatever we did in the election was wrong and things will come around. तो वैसे ही है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि यार they are doing good, आप blindly believe करने लगते हो, tomorrow they will surrender to some other government and then again we will have the same problem. So we should be firm कि ये सही कर रहा है तो गलत भी कर सकता है और ये गलत कर रहा है तो सही भी कर सकता है. We should have a complete freedom on the brain, ठीक है? And it should not be like that. I have many friends, even my families, and there are people, they feel that BJP is not supporting the Muslims and Congress are the pro-Muslims. But this is nowhere in the picture. If you look at the history, you'll see Congress has dissed Muslims as many times as BJP did. Okay? BJP may be a bit harsh, but Congress is very good at stabbing behind the back. So we as a Muslim, we as a community, we as an educated person, very important, as an educated citizen, we need to appreciate and criticize whatever you feel so. Okay? और कोई क्वेश्चन? मुझे लगता है कि काफी वक्त हुआ है और अभी हमें वाइंड अप करना चाहिए. तो मैं डॉक्टर फिरदौस आगाज वेलफेयर फाउंडेशन और कानूनी सलाहकार की जानिब से प्रोफेसर हसन मुलानी सर का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने निहायत ही बेहतरीन तरीके से हमें मालूमात फराहम की है. मैं उम्मीद करती हूँ कि हसन मुलानी सर हमें मुस्तकबिल में भी ऐसी मालूमात फराहम करते रहेंगे.
मैं इंशाल्लाह। हमारे आज के होस्ट रफीक सर से भी मतलब जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया, आज यूके में ईद होने के बावजूद भी रफीक भाई ने बहुत सारा टाइम हमारे लिए दिया है, तो मैं रफीक भाई का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। फेक न्यूज के बारे में या उससे जुड़े हुए किसी को सवालात है तो आप hasan.mulani@gmail.com पर राब्ता कायम कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे भी राब्ता कायम कर सकते हैं आगाज फाउंडेशन 05@gmail.com। तो थैंक यू सो मच। और मुझे ऐसे लगता है कि हमें ओवरवेलमिंग परफॉर्मेंस मिला है मुलानी सर के लिए, तो पार्टिसिपेंट का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि फ्यूचर में भी आपसे ऐसे ही आपका साथ मिले। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू रफीक भाई, ईद मुबारक टू यू ऑल। थैंक यू सर। अल्लाह जज़ाय खैर दे भाई।